हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर एग्जाम स्पेशल रिवीजन वीडियो सीरीज जिसके अंदर आज का टॉपिक है एनबीएफसी ऑडिट। पिछले 3 से 4 अटेम्प्ट में आईसीआई लगातार इस टॉपिक को 4 to 6 मार्क्स के लिए टेस्ट कर रहा है, तो आने वाले अटेम्प्ट में भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 4 से 6 नंबर का आपका एनबीएफसी ऑडिट का क्वेश्चन आएगा। सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये टॉपिक बहुत ही टेक्निकल है, बहुत ही टेक्निकल है, कोई ज्ञान की बातें नहीं होंगी, टू द पॉइंट, क्योंकि बहुत सारी लिमिट्स हैं, बहुत सारे प्रोविजंस हैं, बहुत सारे एनबीएफसी के टेक्निकल टेक्निकल नाम हैं, उनका टेक्निकल टेक्निकल काम है। ओ माय गॉड सर, सो मच टेक्निकल टेक्निकल, हम लोग बेचारे बच्चे कैसे करेंगे? बस मुझे इस वीडियो के एंड तक का टाइम दो। आई विल मेक श्योर ये टॉपिक आपका एकदम स्मूथ मक्खन की तरह हो जाए। मैंने इस तरीके का प्रेजेंटेशन रखा है और इस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि ये पूरा टॉपिक एकदम स्मूथ होने वाला है आपके लिए और हमारे लिए। तो लाइक बटन दबाओ, कमेंट में पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करो और हम लोग शुरू करते हैं हमारा रिवीजन फॉर एनबीएफसी ऑडिट। सबसे पहले एनबीएफसी ऑडिट होता क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। नॉन बैंकिंग मतलब बैंक तो नहीं है, फाइनेंशियल कंपनी मतलब फाइनेंस का कोई लेना या देना नहीं हो रहा होगा कंपनी के अंदर। अब हम एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं एनबीएफसी में होता क्या है। तो एनबीएफसी के बाद सबसे पहले तो पैसा आता है। पैसा कहां से आता है? या तो कैपिटल के फॉर्म में आता है, एनबीएफसी के खुद का कैपिटल होगा, या तो डिपॉजिट्स के फॉर्म में आता है, पब्लिक ने एनबीएफसी को पैसा डिपॉजिट कराया होगा, या फिर किसी भी अदर तरीके से एनबीएफसी के पास पैसा आता होगा। अब एक बात का ध्यान रखना, जो डिपॉजिट के थ्रू एनबीएफसी के पास पैसा आ रहा है वो है ना कासा से नहीं आ रहा, यानी कोई करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट के थ्रू कोई कस्टमर पैसा दे रहा है, पब्लिक पैसा दे रही है, ऐसा नहीं होता। एनबीएफसीज में यूजुअली रिकरिंग डिपॉजिट्स या फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं जो कि पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ दीज डिपॉजिट्स पब्लिक एनबीएफसी में पैसा जमा कराती है। ठीक है, तो इन तीनों फॉर्म्स में एनबीएफसी के पास पैसा आ गया। अब एनबीएफसी आगे इस पैसे को कहां लगाता है? या तो एनबीएफसी आगे इस पैसे से लोन दे देता होगा, या तो इन्वेस्टमेंट कर देता हो किसी कंपनी में, ठीक है, या फिर किसी भी और अदर फॉर्म में वो पैसा लगा देता होगा। अब जब वो पैसा लगा देता है तो उस उधर से एनबीएफसी को इन द फॉर्म ऑफ मे बी इंटरेस्ट, या मे बी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, या मे बी इन एनी अदर फॉर्म ऑफ इनकम एनबीएफसी को पैसा मिलता है। इसमें से एनबीएफसी अपने कैपिटल को, अपने डिपॉजिट्स को कुछ पैसा दे देता है, कुछ अदर फॉर्म ऑफ को कुछ पैसा दे देता है, कुछ रिटर्न इधर दे देता है। तो यानी ये जो डिफरेंस ऑफ रिटर्न हुई, लोगों से जो रिटर्न मिलती है और यहाँ से ये जिन्होंने एनबीएफसी को पैसा दिया उसको रिटर्न देता है, इसको हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ इनकम, और ये एनबीएफसी की इनकम बन जाती है। सर ये क्या ऑब्वियस बात करी आपने, इतना इजी डायग्राम हमको पता है, कुछ बेसिक से आगे निकलो। लेट मी टेल यू, यही सबसे बड़ा बेसिक पॉइंट है इस चैप्टर का। अगर आपको ये डायग्राम समझ आ गए तो सब कुछ आगे एकदम स्मूथ होने वाली है। तो अब हम शुरू करने वाले हैं हमारा एनबीएफसी। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ एनबीएफसी एज पर आरबीआई एक्ट 1997 डेफिनेशन पढ़ लेते हैं मोटी मोटी ऊपर ऊपर से कि इट्स अ कंपनी। कंपनी हमें तो पता ही नहीं था कंपनी है, ऊपर नाम में दे रखा है सर। इट्स अ कंपनी एंड इट्स अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इट्स अ नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इट्स अ नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, ये भी पता है सर, सब कुछ नाम में दे रखा है। कुछ आगे बढ़ो, ठीक है आगे बढ़ते हैं। जिसका प्रिंसिपल बिजनेस क्या है? प्रिंसिपल बिजनेस है रिसीविंग ऑफ डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग। अभी हमने समझा डिपॉजिट्स लेना और डिपॉजिट आगे लोगों को लोन देना। तो डिपॉजिट लेना, रिसीविंग ऑफ डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग। एंड कोई भी ऐसी कंपनी जो कि आरबीआई ने स्पेसिफाई कर दी आफ्टर प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसको भी हम एनबीएफसी मान लेंगे। नेक्स्ट, आपके बैंक और एनबीएफसी के बीच में डिफरेंस क्या हुआ है? मोटे मोटे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कि भाई जो बैंक है वो आपका करंट अकाउंट भी खोल सकता है, सेविंग अकाउंट भी खोल सकता है, उसमें डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, पर एनबीएफसी में ऐसा कुछ नहीं होता। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया, एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स। ठीक है। सेकंड, एनबीएफसीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, इट कैन नॉट इशू चेक्स। कभी आपने देखा है एनबीएफसी का कोई चेक इशू हो रहा हो? या फिर कभी आपने देखा है आपकी यूपीआई आईडी से आपको एनबीएफसी अकाउंट पे ले गए हो तो आपका जो पैसा था वो एनबीएफसी अकाउंट से कट गया हो? नहीं। मोटा मोटा बैंक और एनबीएफसी का लेन देन का, लोन का, लेने का, देने का, अलग अलग डिपॉजिट्स का स्ट्रक्चर सेम है, बट जो पेमेंट की और सेटलमेंट की एक्सक्लूसिव राइट है वो बैंक के पास है, एनबीएफसी के पास वो नहीं है। नेक्स्ट, जो डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी होती है ऑफ व्हाट? डीआईसीजीसी। ओ माय गॉड सर, ये क्या भारी शब्द बोल दिया। क्या होता है ना, इंडिया में जितने भी बैंक्स हैं ना, वो बहुत ही बैंकिंग एक बहुत ही क्रूशल सेक्टर है जिसपे से अगर जिसपे लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रखा है। अपनी इकोनॉमी पूरी बैंकिंग सिस्टम से लिंक्ड होती है, अपनी फाइनेंशियल इकोनॉमी। अब अगर कोई बैंक क्रैश कर गया तो लोगों का भरोसा ही उठ जाएगा बैंक पे से। तो उसमें क्या होता है ना, जब भी कोई बैंक डूबता है तो जो भी कस्टमर्स जिनका पैसा होता है बैंक के साथ, उनको उनकी एक इंश्योरेंस फैसिलिटी के तहत उनको उनका पैसा वापस मिल जाता है, टू मेक श्योर कि उनका कभी भी बैंकिंग सिस्टम से भरोसा ना उठे। तो इसीलिए ये डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी होती है ऑफ डीआईसीजीसी। दिस इज नॉट अवेलेबल टू एनबीएफसीज, इट इज ओनली अवेलेबल टू बैंक। ठीक है। एंड फाइनली, देर इज नो मिनिमम एक्सपोजर टू प्रायोरिटी सेक्टर। अब क्या होता है, जो बैंक्स होते हैं ना, उनको रेगुलेटरी अथवा बॉडीज ने, आपके आरबीआई ने बोल रखा है कि आपको सर्टेन लोगों को मिनिमम इतना परसेंट लोन तो इतने एग्रीकल्चर में देना ही है, या मिनिमम इतना परसेंट लोन तो आपको मैन्युफैक्चरिंग के अंदर स्टार्टअप्स को देना ही है। तो अलग 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 इकोनॉमी के हिसाब से आरबीआई ना प्रायोरिटी सेक्टर्स बनाता है कि बैंक को इस साल इतना परसेंट इस पर्टिकुलर बॉडी को या इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को देना ही देना है लोन। तो एक प्रायोरिटी सेक्टर बन जाता है। तो ये रेगुलेशन कोई भी एनबीएफसी पर नहीं होती। ठीक है, तो इस तरीके से हमने चारों ही पॉइंट्स पढ़ लिए। चारों पॉइंट्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स, एनबीएफसी कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट प्रोसेस, इट कैन नॉट इशू चेक्स,
नेक्स्ट जो डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी होती है ये एनबीएफसी के पास अवेलेबल नहीं होती. एंड फाइनली देयर इज नो मिनिमम एक्सपोजर ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर दैट विच इज ट्रू इन केस ऑफ बैंक्स. तो ये हमने बेसिक डिफरेंस पढ़ लिया है. अब यहाँ से क्वेश्चन पूछने की चांस कम है. आपको जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो है ये आईसीए का सबसे फेवरेट टॉपिक. हर 3 से 4 अटेम्प्ट में यहाँ पर आईसीए फिर से आता है और इधर से क्वेश्चन पूछ के जाता है. सो वॉट क्वालिफाइज एज एन एनबीएफसी कि भाई कोई कंपनी एनबीएफसी कैसे बुलाई जाएगी वो हम पढ़ लेते हैं. इसी को आपको आईसीआई घुमा फिरा के 2-4 लैंग्वेज में पूछ सकता है. क्या पूछ सकता है आईसीआई? व्हाट इज द प्रिंसिपल बिजनेस क्राइटेरिया फॉर एन एनबीएफसी, या फिर व्हाट इज द 50% क्राइटेरिया, या फिर व्हाट इज द 50-50 टेस्ट. तो इन सबका आंसर यही होगा कि व्हाट विल क्वालिफाई एज एन एनबीएफसी, क्या क्या कंडीशन है. तो 2 मैंडेटरी कंडीशन है. सबसे पहली कंडीशन, जो फाइनेंशियल एसेट है आपके पूरी कंपनी के, जो फाइनेंशियल एसेट है दे विल बी मोर देन, इक्वल टू नहीं, मोर देन 50% ऑफ द टोटल एसेट्स. ये टोटल एसेट्स में आपके इंटेंजिबल एसेट्स काउंट हम नहीं करेंगे. यानी फाइनेंशियल एसेट इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, एडवांसमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स. अब ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे करंट एसेट भी आ गए, आपके नॉन करंट एसेट भी आ गए. ठीक है, आपने कोई लॉन्ग टर्म लोन दिया हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया हो, शॉर्ट टर्म लोन दिया हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट किया हो, तो करंट एसेट, नॉन करंट एसेट दोनों आ गए. और स्पेसिफिकली फॉर एग्जाम्पल लोन्स एंड एडवांसेस के लिए किया, तो ऐसे इन सबको हम बोलते हैं फाइनेंशियल एसेट. तो ऑफकोर्स बात है कि अगर हम ये फाइनेंशियल लेन देन का काम कर रहे होंगे तो हमारी फाइनेंशियल एसेट जो होगी हमारे टोटल एसेट का मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट करेगी. तो अगर आपने 50% से ज़्यादा टोटल एसेट में आपकी फाइनेंशियल एसेट दिखती हैं, और साथ में क्राइटेरिया ध्यान रखना, और जो आपकी इनकम है फ्रॉम दिस फाइनेंशियल एसेट इज मोर देन 50% ऑफ द ग्रॉस इनकम एज पर द लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो ये दोनों ही कंडीशन पूरी हो रही होगी तो उस केस में हम क्वालिफाई करवा देंगे एनबीएफसी को. बधाई हो जी, आप एनबीएफसी हो गए हैं. अब ध्यान रखना एक बात का, ये जो इनकम फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट्स है इसको भी स्पेसिफाई मैं कर देता हूं. ये इनकम कुड बी इन द फॉर्म ऑफ मे बी इंटरेस्ट फ्रॉम पीपल, या फिर इट कुड बी डिविडेंड फ्रॉम द अलग अलग कंपनीज, या एनी अदर फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल इनकम जो हमने किसी भी फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्ट करी हो. तो ये दोनों ही चीजें हमने पढ़ ली. फाइनेंशियल एसेट मोर देन 50% ऑफ टोटल एसेट, फाइनेंशियल इनकम, इनकम फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट्स मोर देन 50% ऑफ द टोटल ग्रॉस इनकम एज पर द लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. और ऊपर जो टोटल एसेट थे उसके अंदर हमने इंटेंजिबल एसेट को काउंट नहीं किया, उसको माइनस करके टोटल एसेट की बात कर रहे हैं. तो ये दोनों ही क्राइटेरिया पूरे हुए तो हमने बधाई दी कि आप एनबीएफसी क्वालिफाई कर गए हैं. अब आप एनबीएफसी क्वालिफाई कर गए हैं तो आइए और 44 आईए में रजिस्ट्रेशन करवाइए. आइए 44 आईए रजिस्ट्रेशन करवाइए. तो एनबीएफसी को रजिस्ट्रेशन लेना है 44 आईए में विद आरबीआई, जैसे ही वो एनबीएफसी के लिए क्वालिफाई कर जाती है. अब नो एनबीएफसी शुड कमेंस द बिजनेस विदाउट दीज 2 थिंग्स. 2 चीजें आपको मेक श्योर करनी है, उसके बाद आप एनबीएफसी के धंधे में घुसोगे. सबसे पहला आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ले लेना है. ये आपने रजिस्ट्रेशन करवाया ना 44 आईए को, इसी को हम कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा फ्रॉम आरबीआई, सबसे पहला. और दूसरा, आपको नेट ओन्ड फंड जो है वो मेक श्योर करना है आपके 10 करोड़ हैं. नेट ओन्ड फंड मतलब एक तरीके से एनबीएफसी का खुद का पैसा. एनबीएफसी में अभी हमने देखा था कि अलग अलग तरीके से एनबीएफसी पैसा उठा भी सकती है. तो आपको मेक श्योर करना है जो अलग अलग तरीके से पैसा उठा रहे हो उनमें से जो आपके नेट ओन्ड फंड है, आपका खुद का पैसा जो है, वो नेट ओन्ड फंड जो है वो मिनिमम 10 करोड़ होना चाहिए. अभी जो 10 करोड़ की लिमिट है ना, वो जो भी एनबीएफसीज ने 1 अक्टूबर 2022 के बाद रजिस्ट्रेशन करवाया उनके लिए एप्लीकेबल है. तो सर जिन्होंने इससे पहले करवा दिया तो उनके लिए क्या, उन पर हम डिस्कशन करने वाले हैं. एक बार धीरे धीरे चलो, आप आहिस्ता आहिस्ता चलो, सब आने वाला है, घबराओ मत बिल्कुल भी. तो सबसे हमने पहले क्या पढ़ लिया कि आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ले लेना है, और जो नेट ओन फंड्स हैं आपके, वो आपके एटलीस्ट 10 करोड़ होने चाहिए अगर आपने रजिस्ट्रेशन 1 अक्टूबर 2022 के बाद दिया है. अब ये जो 10 करोड़ की लिमिट है ना, वो बाकी सारी एनबीएफसीज को एप्लीकेबल है एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू एक्सेप्शंस. पढ़ लेते हैं हम. ये जो लिमिट है ये घटकर 2 करोड़ हो जाएगी फॉर एनी एनबीएफसी विच इज P2P AA या एनबीएफसीज विद नो पब्लिक फंड्स एंड कस्टमर इंटरफेरेंस. सर आपके लिए कितना आसान है ना, P2P AA बोल के मस्त आगे निकल गया. मतलब एक एक एनबीएफसी का मतलब समझाने वाला हूं एकदम शॉर्ट और क्विक वे में, कभी भी नहीं बोलोगे, जस्ट वेट फॉर मी. फिलहाल इतना समझ लो कि ये जो छोटी मोटी बेचारी सी एनबीएफसीज हैं, P2P AAA, या कोई ऐसी एनबीएफसी जिसका कोई पब्लिक फंड नहीं है या फिर कोई कस्टमर इंटरफेस नहीं है, तो उस केस में उसके लिए ये नेट ओन फंड की लिमिट है 2 करोड़. भाई तेरे 2 करोड़ भी है नेट ओन फंड, तो तेरे को एनबीएफसी हम अलाउ कर देंगे, तू कर अपना बिजनेस शुरू. और यही लिमिट 2 करोड़ की 300 करोड़. सर 2 करोड़ से सीधा लंबा जंप मारा है हमने 300 करोड़ का. अगर आपकी एनबीएफसी जो है वो आईएफसी या फिर आईडीएफ, आईएफसी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, या फिर आईडीएफ मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड. इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े बड़े काम, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कोई भी बड़ा काम. अगर आपको ऐसे कोई बड़े काम के लिए एनबीएफसी खोलनी है, फॉर एग्जांपल देश में कंस्ट्रक्शन हो रहा है कोई भी, आपको रेलवे लाइन डालनी है, आपको ब्रिज बनाना है, तो ये छोटे मोटे काम होते हैं क्या? ये छोटे मोटे काम 5-7-10 करोड़ में होते हैं कि इन कामों के लिए 100 करोड़ लगते हैं. तो उसी तरीके से अगर आपको एनबीएफसी खोलनी है इन द फॉर्म ऑफ आईएफसी या आईडीएफ, तो आपको 300 करोड़ के नेट ओन फंड मेक श्योर करना है आपके पास मिनिमम है इन द हैंड, तभी आप ये खोल सकते हो. तो हमने ये बेसिक क्राइटेरिया पढ़ लिया. अब सर अभी आपने कहा था जो भी एनबीएफसी 1 अक्टूबर 2022 के बाद रजिस्ट्रेशन लेती है उसके लिए 10 करोड़ की लिमिट है. तो जिन्होंने उससे पहले ले रखा था उनके लिए क्या लिमिट थी? उनके लिए लिमिट थी 2 करोड़ की, जो बढ़ा के अब कर दी है 10 करोड़ की.
पर सर ये कोई मजाक है, हम जब 2 करोड़ के थे तब हमने रजिस्ट्रेशन ले लिया था, अब हमको क्या पता था आप आगे जाके उसको 10 करोड़ कर दोगे। तो रेगुलेटरी बॉडीज हमारी आरबीआई ने बोला है आप घबराओ मत यार, हम आपका सब ध्यान रखेंगे, आपकी इमीडिएटली नहीं हो रही लिमिट इतनी ज्यादा तो धीरे धीरे करके बढ़ा लो। तो आपको एक ग्लाइड पाथ दिया है। ग्लाइड पाथ क्या होता है? एक फेस मैनर दिया है कि आप फेसिड मैनर में अपना धीरे धीरे करके नेटवर्क फंड्स बढ़ा लो। ये फेसिड मैनर सिर्फ 3 एनबीएफसी के लिए दिया है आपकी बुक में, विच इज एनबीएफसी आईसीसी, एनबीएफसी एमएफआई, एनबीएफसी फैक्टर। ये एक एक जो चीज है, अब अभी आप सिर्फ आईसीसी एमएफआई और फैक्टर समझो। आपको आईसीसी क्या होता है, एमएफआई क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, क्या काम करती है एनबीएफसी, वो मैं सब समझाने वाला हूं। फिलहाल इतना समझ लो, व्हाट इज आईसीसी? आईसीसी इज इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी, एमएफआई इज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, और फैक्टर मतलब ये भी हम अभी समझने वाले हैं। तो ये तीनों ही एनबीएफसीज अगर आप हो तो आपको क्राइटेरिया दिया गया है कि आपका करंट जो नेट ओन फंड था वो 2 करोड़ था ना, आपका एमएफआई और फैक्टर के अंदर नेट ओन फंड 5 करोड़ था ना, नॉर्थ ईस्ट में अगर आपकी एमएफआई है तो 2 करोड़ का था ना, कोई बात नहीं। आप है ना 31 मार्च 2025 तक 2 करोड़ को 5 करोड़, इस 5 करोड़ को 7 करोड़, और इस 5 करोड़ को 7 करोड़ कर दो। आप 2025 के बाद 2 साल और लो, एक नहीं आप 2 साल और लो, 2027 तक, 31 मार्च 2027 तक आप अपने 2 करोड़ को 5 करोड़ जो कर चुके थे उसको 10 करोड़ कर दो, 5 करोड़ को 7 करोड़ जो कर चुके थे उसको 10 करोड़ कर दो, और यहां पर फैक्टर जो 5 करोड़ से 7 करोड़ हो चुका था उसको आप 10 करोड़ कर दो। यानी एंड में 31 मार्च 2027 तक आप अपने नेट फोन फंड्स को 10 करोड़ इंश्योर कर लो इन अ फेसिड मैनर। ठीक है, इसको एक बार आप पढ़ लेना, लेस लाइकली कि ऐसे टेस्ट करेगा, बट हमको पढ़ लेना चाहिए, तो हम पढ़ सकते हैं 2 5 10 5 7 10 5 7 10। यहां पर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं इन द केस ऑफ एमएफआई उनको 2 करोड़, 5 करोड़ एंड 10 करोड़, अल्टीमेटली तो 10 तक सबको पहुंचना ही है। तो ये हमने पढ़ लिया कि एग्जिस्टिंग एनबीएफसीज जो हैं उनके लिए 2 करोड़ से 10 करोड़ तक की जो लिमिट थी तीनों ही एनबीएफसीज को लेकर, वो हमने पढ़ ली इसके अंदर। अब हम पढ़ने वाले हैं ऐसी कौन सी कंपनीज है जिनको एग्जाम्पशन मिला है फ्रॉम रजिस्ट्रेशन अंडर आरबीआई। आपको एज एन एनबीएफसी रजिस्टर नहीं कराना इन आरबीआई फॉर दीज फॉलोइंग कंपनीज। कौन सी कंपनीज? मर्चेंट बैंकिंग कंपनी हो आप कोई कंपनी हु इज एंगेज्ड इन स्टॉक ब्रोकिंग हो, या फिर आप स्टॉक एक्सचेंज खुद हो, या फिर आपका कोई वेंचर कैपिटल फंड है, तो आपको आरबीआई के साथ रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी सेबी के साथ रजिस्टर्ड हो। तो क्यों चाहते हो कि दो दो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन आपको रेगुलेट करें, एक में खुश रहो ना, तो आरबीआई से एग्जाम्प्ट ले लो, आप अपने सेबी में चलते रहो। ठीक है, अब कोई निधि कंपनी है, वो एमसीए यानी गवर्नमेंट जो होती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो होती है वो आपकी रेगुलेट करता है, तो कोई बात नहीं, निधि कंपनी को भी एग्जाम्पशन दे दिया हमने। इंश्योरेंस को आईआरडीए रेगुलेट करता है, इंश्योरेंस तू भी जा। सिक्योरिटाइजेशन कंस्ट्रक्शन कंपनी या फिर कोई ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है उनको भी एग्जाम्पशन है। कोई चिट कंपनी है तो उसको चिट फंड एक्ट रेगुलेट करता है। एंड फाइनली कोई हाउसिंग फाइनेंस है उसको एनएचबी रेगुलेट करता है। कोई म्यूचुअल फंड बेनिफिट कंपनी है, इन सारी कंपनीज को एग्जाम्पशन मिला है फ्रॉम रजिस्ट्रेशन अंडर आरबीआई। एक बार रीड कर लेना, लेस लाइकली कि आपको पूछे, आप पूछे क्या वो पढ़ते हैं। कोई भी ऐसी सीआईसी है, व्हाट इज सर सीआईसी? इट्स अ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी विद एन एसेट साइज ऑफ लेस देन 100 करोड़। अगर आपका 100 करोड़ से कम का असेट साइज है, या फिर आपका 10 करोड़ से ज्यादा का असेट साइज होता है, अगर 10 करोड़ से अबव का असेट साइज है, तो मेक श्योर करो आपके पास कोई पब्लिक फंड्स ना है, आपके पास एक्सेस टू पब्लिक फंड्स नहीं है, तो उस केस में भी आपको एग्जाम्पशन है। क्या एग्जाम्पशन है? या तो 100 करोड़ से कम का आपका असेट साइज है, एनी सीआईसी, ऑल सीआईसीज, या फिर अगर 10 करोड़ से ज्यादा है तो मेक श्योर कर लो कि भाई आपका कोई पब्लिक फंड का एक्सेस आपको नहीं है, तो उस केस में भी आपको एग्जाम्पशन है, रजिस्ट्रेशन मत कराओ आरबीआई के साथ। अब पढ़ लेते हैं हमारा अमेंडमेंट का पॉइंट। लो भाई आ गया आपका अमेंडमेंट। ठीक है, स्टार मार्क कर लो इसको, पूछ सकता है आपको एमसीक्यू में भी पूछ सकता है, या फिर कहीं भी पूछ लेगा, आईसीआई कुछ भी कर सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं है। एमएफआई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, वहां पे एक क्राइटेरिया दे रखा है, इट मस्ट हैव मिनिमम 60% ऑफ द टोटल असेट्स एक्सक्लूडिंग इंटेंजिबल असेट। ये तो हमने पढ़ ही लिया था, इंटेंजिबल असेट को हम काउंट ही नहीं करते टोटल असेट के अंदर। तो आपके मिनिमम 60% ऑफ द टोटल असेट जो होता है वो डिप्लॉयड होने चाहिए टुवर्ड्स माइक्रो फाइनेंस लोन्स ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस। सर बहुत हैवी हो गया, धीरे धीरे ब्रेक डाउन करो। माइक्रो फाइनेंस लोन्स क्या होता है? छोटे मोटे लोन जो हम थोड़े बेचारे गरीब लोगों को देते हैं, जो अगेंस्ट कोलेटरल नहीं दे पाते, तो कुछ स्पेशल प्रोविजंस में हम माइक्रो फाइनेंस लोन देते हैं उन कंपनीज को। तो जैसे ही आपने माइक्रो फाइनेंस लोन दिया तो मेक श्योर करो पहले तो आपके टोटल असेट का 60% से ज्यादा है, अगर आपको अपने आप को एनबीएफसी मानना है इन एमएफआई, एनबीएफसी एमएफआई बनाना है तो। ठीक है, अब ये आपको मेक श्योर क्या करना है, जो 60% है आपका, मिनिमम 60% अमाउंट जो है वो डिप्लॉयड होना चाहिए टुवर्ड्स माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस। ऑनगोइंग बेसिस मतलब हर क्वार्टर एंड पे ये क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। ये नहीं कि आप ईयर एंड पे देख लो कि हमारा जो मिनिमम 60% ऑफ द टोटल असेट है वो है माइक्रो फाइनेंस लोन्स को दिया हुआ तो हम मान लेंगे, नहीं। ऑनगोइंग बेसिस मतलब हर क्वार्टर में ये चीज मेक श्योर करो कि आपके 60% ऑफ जो मिनिमम है, मिनिमम 60% ऑफ द टोटल असेट है वो माइक्रो फाइनेंस लोन की तरफ डिप्लॉयड है, मिनिमम ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस। तो हमने समझ लिया क्वार्टर एंड पर भी ये क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। अब अगर कोई कंपनी फेल हो जाती है, फेल भी कब? लगातार 4 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स पे,
यही क्राइटेरिया पूरा करने के लिए। बीच में एक में क्राइटेरिया पूरा हुआ, एक में अगले में वापस फुलफिल हो गया तो नहीं, लगातार 4 क्वार्टर तक अगर आप फेल करते हो तो उस केस में आपको आरबीआई के पास जाना है और आरबीआई को रेमिडिएशन प्लान बताना है कि हम इस प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पाना चाहते हैं, कैसे हम मेक श्योर करें कि सर मिनिमम 60% हमारे माइक्रो फाइनेंस लोन्स की तरफ डिप्लॉयड हो। ठीक है, तो ये हमारा अमेंडमेंट भी कवर हो गया। अब इसमें सर आपने बहुत इजीली बहुत भारी भारी शब्दों का इस्तेमाल कर लिया था, आपने आईसीसी का इस्तेमाल किया था, आपने एमएफआई जो हमें समझा दिया, एमएफआई तो चलो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, फैक्टर का इस्तेमाल किया था, इसके ऊपर सर आपने पी2पी एए का इस्तेमाल किया था, ये सब आईएफसी आईडीएफ, ये क्या क्या सर इस्तेमाल किए थे, हमें सब समझाओगे ना आप? सब समझाएंगे अभी हम, आ जाओ। अब हम पढ़ रहे हैं व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ एन एनबीएफसी। सबसे पहले एनबीएफसी जो हो सकती है वो दो टाइप की हो सकती हैं, वो जो डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज है या जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज है। ऐसी एनबीएफसी जो पब्लिक से पैसा डिपॉजिट करवाती है या फिर पब्लिक से पैसा डिपॉजिट नहीं करवाती। अब अगर वो नॉन डिपॉजिट अगर वो नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग एनबीएफसीज हैं तो उसमें दो क्राइटेरिया है, या तो वो सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी होगी या तो वो नॉन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी होगी। ये हमने पढ़ा हुआ था, सी इंटर में भी पढ़ा हुआ है। तो इसको हमने रिप्रेजेंट किया है नॉन सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट एनबीएफसी को एनबीएफसी जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग है जो सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट है, और एनबीएफसी जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग है जो नॉन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट है। ये हमने दो तरीके से शॉर्ट फॉर्म से इधर डिनोट किया है आपको। कौन सी होती है सर सिस्टमैटिकली और नॉन सिस्टमैटिक? सिस्टमैटिक वो जिसका असेट साइज 500 करोड़ या उससे ज्यादा का है, 500 करोड़ भी है तो वो सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट हो गई। पर नॉन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट कौन सी हुई? जिनका भी असेट साइज 500 करोड़ से कम का है। तो हमने इस तरीके से समझ लिया कि जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज है उसके दो क्राइटेरिया होता है। अब और किस किस एस्पेक्ट में एनबीएफसी अपना बिजनेस रन कर सकती है, सारी ही कंपनी जिसका टेक्निकल वर्ड जिक्र किया था वो अब समझ लो। इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी, एक ऐसी कंपनी जो आगे इन्वेस्टमेंट्स भी करती है, आगे लोगों को लोन भी देती है, तो वो आपकी एक इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी की तरह क्राइटेरिया बन जाएगा। ये जो आईसीसी है ये हम लोग स्पेशली सिर्फ एक ही ये टाइप ऑफ एनबीएफसी है जिसके बारे में डेप्थ में हम लोग आगे भी पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या प्रोसीजर्स आपको उठाना है या क्या मेक श्योर करना है एज एन ऑडिटर आपको प्रोसीजर ऑन एनी एनबीएफसी विच इज एन आईसीसी। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, जिसमें ऑलमोस्ट 90% आप इन्वेस्ट करते हो अपने पैसे को, आप आगे लोन नहीं देते, आप इन्वेस्ट करते हो अपने पैसे को। यहां आपने कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए क्या पॉइंट पढ़ा था, याद करो, अब भी जस्ट पढ़ा था, भूलोगे नहीं यार, ये गलत बात है, भूल गए तुम, बहुत गलत बात है, तुम मेरे साथ बोलते नहीं हो, तुम अच्छे से रिवाइज नहीं करते हो। याद करो, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए हमने एग्जाम्पशन की लिमिट बनाई थी, अगर आपका 100 करोड़ से कम का सेट साइज है तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है आरबीआई के साथ, या फिर 100 करोड़ से ज्यादा है तो क्या था, 100 करोड़ से ज्यादा है तो कोई एक्सेस टू पब्लिक फंड्स नहीं होना चाहिए। याद आ गया, वेरी गुड सर। तो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी में 90% हम इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनी में हम इन्वेस्ट भी करते हैं, हम लोगों को आगे लोन भी देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, सर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अपने आप से समझ आ गया, 300 करोड़ वाली बात याद आई। हम इन्वेस्ट करते हैं ऐसी कंपनीज में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करती है, उस केस में हम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, आईएफसी होगा, एनबीएफसी, आईएफसी। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का जहां पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहा है, उसको अपने पैसे चुकाने हैं, उसको अपना डेट चुकाना है, तो उसके लिए हम ये जो एनबीएफसी है वो उनको लोन देती है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस फंड में तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड में हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लोन देते हैं। ठीक है, तो आईडीएफ इंफ्रास्ट्रक्चर एनबीएफसी की बात कर ली, इसमें भी नेट ऑन फंड कितना था, 300 करोड़, याद आ गया सर। अब सर एनबीएफसी फैक्टर्स जो आपने बोला तो आप समझाओगे, फैक्टर्स क्या होते हैं ना। अब कई बार क्या होती है, कोई और कंपनीज होती हैं, कोई और एंटिटीज होती है जिन्होंने आगे लोन दिया होता है, और उनके लोन का पैसा बहुत टाइम बाद आने वाला होता है, पर उन कंपनी के पास इतना पेशेंस नहीं होता, तो वो एक एनबीएफसी को बोलती हैं कि भाई ये लो आप हमारा जो हमारा ये हाथ में हमारे ये ट्रेड रिसीवेबल का हमारा आपस का बीच का एग्रीमेंट, इस ट्रेड रिसीवेबल से जब भी 3 महीने बाद पैसा मिल जाए सर आप रख लेना एनबीएफसी, फिलहाल हमको थोड़ा पैसा काट के दे दो, तो एनबीएफसी फैक्टर बन जाती है। उस केस में फैक्टरिंग का काम करने लग जाते हैं, तो हम बन जाते हैं एनबीएफसी फैक्टर। इसके बाद माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ने बात करी ली, माइक्रो फाइनेंस लोन्स देते हैं हम, छोटे मोटे लोन देते हैं, बहुत बड़े नहीं, जिसके अंदर हमें कोई कोलेटरल नहीं रखना पड़ता, कोई सिक्योरिटी नहीं रखनी पड़ती। फिर नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग होल्डिंग कंपनी, ये बड़ी शातिर कंपनी होती है, नॉन ऑपरेटिव मतलब खुद तो कुछ काम करती नहीं है एनबीएफसी का, पर इसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उन सारी कंपनीज में या फिर ऐसे बैंक में जो काम करती हैं एनबीएफसी का या फिर लेंडिंग का वगैरह वगैरह का, तो आप तो नॉन ऑपरेटिव हो पर आप फाइनेंसिंग के होल्डिंग कंपनी हो। ठीक है, फाइनली कोई असेट फाइनेंस कंपनी हुई, कोई लोन कंपनी हुई, या कोई मॉर्गेज गारंटी देने वाली कंपनी हुई, तो ये सारी कंपनीज हो गई टाइप ऑफ आपके क्लासिफिकेशंस ऑफ एनबीएफसीज। अब है ना एनबीएफसीज के लिए ना स्केल बेस्ड रेगुलेशन दे रखा है कि आप जितनी खतरनाक, जितनी ज्यादा रिस्क टेकिंग एनबीएफसी हुई उतने ज्यादा हम आप पे रेगुलेशंस लगाएंगे। ठीक है, तो जो सबसे बेस लेयर वाली हुई वो हुई सबसे कम रेगुलेशन वाली, उन पे हम ज़्यादा उनको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, और जो टॉप लेयर वाली होती जाती हैं धीरे 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 उनको हम बहुत ज़्यादा रेगुलेट करेंगे। आरबीआई हर चीज़ पे हमको ये भी बताओ, वो भी बताओ, ये भी बताओ, है ना। तो ये बिगड़े हुए बच्चे होता है ना जिस पे फिर पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो ये वो चीज़ हो गई। ठीक है, तो जिन पे रिस्क ज़्यादा हो उन पे ज़्यादा रेगुलेशन, जो कम रिस्क वाली है उन पे कम रेगुलेशन। ये आपकी 3-4 लेयर बनी हुई है। सबसे पहली है बेस लेयर, फिर है मिडिल लेयर, फिर है अपर लेयर और फिर है टॉप लेयर।
टॉप लेयर की आपको बात बता देता हूं, अभी तक इसमें कोई कंपनी आती ही नहीं है, तो टॉप लेयर से फ्री है। टॉप लेयर इज एम्प्टी। जब आरबीआई को लगेगा किसी कंपनी को इस लेयर में लाना है तो वो ले आएगा, फिलहाल दिस लेयर इज एम्प्टी लेयर। अब एक और बात सुनो, बेस लेयर और मिडिल लेयर ही असली लेयर है, क्योंकि जो अपर लेयर है ना, इसके अंदर भी सिर्फ टॉप 10 एलिजिबल एनबीएफसीज आती हैं अपने असेट साइज के हिसाब से, ठीक है। ये भी डिसाइड कौन करता है? आरबीआई। टॉप 10 एलिजिबल एनबीएफसीज आइडेंटिफाइड बाय आरबीआई, वो अपर लेयर में आती है। बाकी सारी को हम या तो बेस लेयर बनाएंगे या तो हम मिडिल लेयर बनाएंगे। अब हम एक एक करके सारी चीजें समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, बेस लेयर में कौन सी एनबीएफसीज आएंगी? कोई भी ऐसी नॉन डिपॉजिट, नॉन पब्लिक से कोई डिपॉजिट नहीं उठाती, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी जिसका असेट साइज लेस देन 1000 करोड़ है। 1000 करोड़ से कम का अगर नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है तो उस केस में हम बेस लेयर में उसको बेस लेयर में उसका रेगुलेशन होगा। अब थोड़ा बहुत याद आ रहा हो कि नॉन डिपॉजिट को अभी अभी पढ़ा था, या तो सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट होगी या नॉन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट होगी। सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट के लिए क्या था? 500 करोड़ की लिमिट थी, से ज़्यादा की थी। नॉन सिस्टमैटिकली मतलब 500 करोड़ से कम की थी। कुछ याद आ रहा है? कुछ याद तो करते नहीं हो, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा ना, मैं बैठा हूँ इधर ही, आप तो कुछ करोगे नहीं, सब कुछ हाथ में चाहिए, कोई बात नहीं, दे देते हैं। तो अगर आपकी एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग है और एनएसआई है, नॉन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट, जिसका 500 करोड़ से कम का सेट साइज होता है, तो ठीक है, आप तो फॉल कर गए इस क्राइटेरिया में। हमने तो 1000 करोड़ तक की लिमिट दे रखी है। पर अगर आप एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग बट सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट कैटेगरी वाले हो, तो उस केस में अगर जो आपके 500 करोड़ से 1000 करोड़ का असेट साइज है अगर, तो आप बेस लेयर में आ जाओगे। अगर आपका 1000 करोड़ से ऊपर का असेट साइज है तो उस केस में आप बेस लेयर से मिडिल लेयर में चले जाओगे। अब मिडिल लेयर में क्या है वो हम पढ़ने वाले हैं, बट फिलहाल समझ लो मिडिल लेयर से आप बेस लेयर से मिडिल लेयर में चले जाओगे। अब हम और चीजें पढ़ लेते हैं, और कौन सी एनबीएफसी जिसको हमने बेस लेयर में डाला है। सबसे पहले पीयर टू पीयर लेंडिंग, P2P। सर बताया अभी आपको व्हाट इज P2P। P2P इज, आप बेसिकली एक प्लेटफॉर्म बने हुए हो बिटवीन लेंडर एंड डिपॉजिटर। आप खुद कोई पैसा लेना देना का काम नहीं कर रहे, आप सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बने हुए हो। आपने रेगुलेटर को बुलाया, आपने बोरोवर को मिलाया, इन दोनों को मिलाने का काम कर रहे हो। आप पीयर को पीयर से मिला रहे हो, तो आप पीयर टू पीयर लेंडिंग का काम कर रहे हो। आप एनबीएफसी P2P हो गए, तो आप बेस लेयर। आप पे ज्यादा, आप खुद तो कुछ लैंड ही नहीं कर रहे, आप तो सिर्फ दो लोगों को मिला रहे हो। क्या क्या आप पे रेगुलेशन लगाए बेस लेयर में, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप अकाउंट एग्रीगेटर हो, अकाउंट एग्रीगेटर मतलब क्या हुआ सर? हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एक कस्टमर था जिसने क्या अलग 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 जगह इन्वेस्टमेंट कर रखा था। उसने म्यूचुअल फंड्स भी ले रखे थे, उसने बैंक में भी डाल रखा था पैसा, उसने एनबीएफसी में भी डाल रखा था पैसा। एंड में जाके भसड़ हो गई कि भाई इसने कितना कितना पैसा लगा रखा है। तो क्या होता है ना, अकाउंट एग्रीगेटर क्या होता है एनबीएफसी, वो आपका सारा का सारा पैसा एक जगह लाके बता देती है। तो आपका जो एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर हुआ, यानी ये एनबीएफसी खुद से कुछ लोन का काम नहीं कर रही, ये सिर्फ एग्रीगेट करके बता देती है कि भाई आपका यहाँ 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 पैसा लगा हुआ था, तो हमने एग्रीगेट करके बता दिया। कोई रिस्क है नहीं है, आप तो सिर्फ कंपाइल करके बता रहे हो, ठीक है। छोटा मोटा बेस लेयर में डाल दिया अकाउंट एग्रीगेटर। नेक्स्ट, अगर आप कोई नॉन ऑपरेटिव फाइनेंसिंग होल्डिंग कंपनी हो, अभी पढ़ा था नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग होल्डिंग कंपनी, यानी खुद तो कुछ काम करते नहीं हो, पर जा जाके ना जिन जिन कंपनीज ने, जो कंपनी ये काम करती है लेंडिंग का, ऐसी कोई कंपनी जो बैंक भी हो, उनमें आप इन्वेस्टमेंट कर देते हो जाके। खुद कुछ करते हो नहीं करते हो? तो जब खुद कुछ काम करते ही नहीं हो, सिर्फ होल्डिंग कंपनी बन के बैठे हो, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपको भी हम बेस लेयर में डाल देंगे, रिस्क ही नहीं है इतना ज़्यादा। या फिर कोई ऐसे एनबीएफसीज हैं जिसका कोई पब्लिक के फंड से लेना देना नहीं है, या फिर कोई कस्टमर इंटरफेस नहीं है, तो उनको भी हम क्लासीफाई कर लेंगे बेस लेयर में, बिकॉज इन सब केसेस में आपका रिस्क थोड़ा कम होता है। मेक श्योर करना है, जो मैंने इन सारी टॉपिक्स पे टिक लगा रखा है, देखा, टिक 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 टिक, यानी ये जो एनबीएफसीज है वो किसी भी हाल में किसी और क्राइटेरिया में नहीं जाएंगी, वो हमेशा बेस लेयर का ही पार्ट रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले कौन सी पे हमको ज्यादा रेगुलेशन लगाने, मिडिल लेयर, ठीक है। मिडिल लेयर हो गई आपकी सबसे पहली, एनी एनबीएफसी जिसका असेट साइज जो है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, जो डिपॉजिट नहीं लेती, जिसका असेट साइज 10,000 करोड़ से ज़्यादा का है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, नीचे हमने बात करी थी 10,000 करोड़ से कम वाली, यहाँ पे 10,000 और 10,000 करोड़ से ज़्यादा, यानी 10,000 करोड़ की अगर आपकी असेट साइज है तो आप मिडिल लेयर का पार्ट बन गए, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो भी एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट थी, तो 500 से 1000 की असेट साइज वाली तो हमने इसी में डाल दी थी। पर जो भी 500 से 1000 से ज़्यादा की थी, 1000 से ऊपर की थी जो भी, तो यानी यहाँ पर 1000 से ऊपर का सेट साइज है, तो 1000 से ऊपर वाली नॉन डिपॉजिट सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसीज थी, वो इसके अंदर क्लासीफाई हो जाएंगी। क्या सर इसके अंदर वो नॉन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट वाली भी क्लासीफाई होंगी या एनएसआई वाली? नहीं होंगी, क्योंकि इनका तो असेट साइज ही 500 करोड़ से कम का होता है, ठीक है। ये एनएसआई वाला इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो, बिकॉज इस पर भी आईसीएम मॉड्यूल ने मेंशन कर रखी है सारी चीजें। अब ध्यान से सुनो, आपने नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी की तो बात कर ली, हमने बेस लेयर में कुछ डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी का जिक्र किया था? नहीं किया था सर, यहां पर जिक्र हुआ है ऑल भी एनबीएफसीज दैट टेक डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। क्यों डिपॉजिट टेकिंग? पब्लिक का फंड डिपॉजिट कर रहे हो, रिस्क बढ़ गया। नॉन डिपॉजिट, अगर पब्लिक से फंड नहीं ले रहे तो रिस्क ही नहीं था, तो हमने असेट साइज के क्राइटेरिया से आपको बेस लेयर और मिडिल लेयर में डाल दिया। पर जैसे ही एनबीएफसी डिपॉजिट लेने लगी, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द एसेट साइज, आपने पब्लिक का पैसा उठाया, आप मिडिल लेयर में, आप पे रेगुलेशन ज्यादा लग जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा थोड़ी और एग्जांपल एनबीएफसीज के अलग अलग कंपनीज के,
स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स, एसपीडी, ये क्या होता है? जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डील करते हैं। कौन से? एसपीडी, स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स, आपके जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का लेन देन करते हैं, तो वो आप तो इधर वो भी मिडिल लेयर में आ जाएंगी। फिर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड है, भाई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है। इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता है बहुत बड़ा काम है, रेगुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, पैसे ही इतने ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, रिस्क होगा तो बहुत ज़्यादा है, और अगर कंपनी कुछ गलत काम होगा तो भी बहुत एकदम डूबने का चांस भी बहुत ज़्यादा है, तो रिस्की एरिया है, तो मिडिल लेयर में डाला है। इसके अलावा कोई भी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी जो 90% अपना इन्वेस्टमेंट का काम करती है, वो जो कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो घर बनाने के लिए घर लोन देती है, या फिर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करती है, तो ये भी हमने मिडिल लेयर में डाल दी, बिकॉज ये भी थोड़ी रिस्क वाले काम हो गए। अब है ना, ध्यान से सुनना है बात, बहुत ही ध्यान से, एमसीक्यू स्पेसिफिक पॉइंट, 3 स्टार पॉइंट। जो आपकी एसपीडी होती है ना, स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स, या फिर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड होता है, ये क्या थोड़े से कम होते हैं रिस्की, मतलब ये होते तो रिस्की हैं पर इतने ज़्यादा रिस्की नहीं होते। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ गई। ठीक है। दूसरा, इस केस के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको हम उसको लोन ही दे रहे हैं, हम उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, हमारा उसको लोन दे रहे हैं, तो तू लोन हमको चुका दे इन द फॉर्म ऑफ डेट, तो हम कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी। इक्विटी इन्वेस्ट करती है, हमारा इंटरेस्ट आ जाता है तो रिस्क बढ़ जाता है। डेट दे रहे हैं तो ठीक है, तो रिस्की तो है पर बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं है। तो एसपीडी, एसपीडी और आईडीएफ, एसपीडी और आईडीएफ, एसपीडी और आईडीएफ, एसपीडी और आईडीएफ के अंदर, तो मेक श्योर करना, यहाँ पे टिक लगाया मैंने, मतलब ये जो दोनों काइंड ऑफ कंपनीज एनबीएफसीज हैं, ये आपकी मिडिल लेयर में ही रहेंगी, मिडिल लेयर में ही रहेंगी। पर ये जो आपकी ऑल डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज, या फिर आपकी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है सीआईसी, या फिर कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है एचएफसी, या फिर आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी आईएफसी, ये जो है ना, ये शानी है। ये बोलती हैं हमारे में रिस्क तो है पर हमें ना कुछ और कांड करने की भी हिम्मत रखते हैं, बिकॉज हमारा रिस्क बढ़ता कम होता रहता है। तो भैया, आपको सिंपल बात बोल दी है कि अगर आप इन कैटेगरी में फॉल करते हो तो यू कैन ऑल्सो गो इन टू द अपर लेयर, तो बच के रहना। ये आपको क्लियरली बोल दिया गया है। तो यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, एनबीएफसी दैट इज डी, डिपॉजिट टेकिंग, या फिर सीआईसीज, या फिर आईएफसीज, या फिर एचएफसीज, ये जो है दीज विल बी इंक्लूडेड इन द मिडिल लेयर और द अपर लेयर, बट दे विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द बेस लेयर एवर, बिकॉज रिस्क बहुत ज्यादा है यहाँ पे। अब अपर लेयर में हमने पढ़ ही लिया था, आइडेंटिफाइड बाय आरबीआई टॉप 10 एलिजिबल एनबीएफसीज को हमने एज पर असेट साइज क्लासीफाई करा है। अभी जस्ट 2025 में ही आपकी एक लिस्ट आई थी आरबीआई की, 15 कंपनीज को आरबीआई ने अपर लेयर में डाला था, तो वो भी आप जब भी आपका मन करे, थोड़ा भी इंटरेस्ट हो पढ़ाई से हट के कुछ करने का, तो रीड कर लेना। तो यहाँ पे हमने 2 पॉइंट्स पढ़ लिया अभी तक कि अगर आप ये सर्कुलर क्राइटेरिया में फॉल करने वाले एनबीएफसी हो, डिपॉजिट टेकिंग, सीआईसी, एचएफसी, आईएफसी, तो आप या तो आप मिडिल लेयर में, या तो आप अपर लेयर में चले जाओगे, बेस लेयर में नहीं आओगे। और एडिशनली हमने ये पढ़ लिया था, अगर आप P2P अकाउंट एग्रीगेटर हो, या फिर आप नॉन ऑपरेटिव फाइनेंसिंग हाउसिंग होल्डिंग कंपनी हो, या फिर कोई आप ऐसी एनबीएफसी जो पब्लिक का फंड से कोई लेना ना देना ना कोई कस्टमर इंटरफेस है आपका, तो उस केस में आप हमेशा बेस लेयर में ही रहोगे। हमेशा ही मिडिल लेयर में रहने वाली कौन सी थी? एसपीडी आईडीएफ, एसपीडी आईडीएफ, एसपीडी आईडीएफ, कौन सी? एसपीडी आईडीएफ, साथ में बोलो, एसपीडी आईडीएफ, ये मिडिल लेयर में ही रहेंगी। तो ये हमने इधर पॉइंट लिखा हुआ है, एसपीडी एंड आईडीएफ एनबीएफसीज विल ऑलवेज रिमेन इन द मिडिल लेयर, ये हम समझ गए। अब यहाँ पे कुछ एनबीएफसी छूट गई इस लिस्ट के अंदर जो हमने इधर पढ़ी थी, ठीक है, कुछ इधर के नाम याद आएंगे आपको। आईसीसी इन्वेस्टमेंट, ये ना इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी जो इन्वेस्ट भी कर रही है, जो लोन भी दे रही है, आईसीसी, या फिर एमएफआई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, या फिर फैक्टर्स, या फिर मॉर्गेज गारंटी कंपनी, कोई ऐसी कंपनी जो मॉर्गेज के लिए गारंटी देती है, तो ये ऐसी कोई एनबीएफसी है आपकी। दे कैन गो इन टू एनी लेयर्स, इधर से वो बेस लेयर का भी पार्ट बन सकती है, मिडिल लेयर का पार्ट भी बन सकती है, अपर लेयर का पार्ट भी बन सकती है। ये पॉइंट हमें ध्यान से पढ़ना है। इसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट एनबीएफसीज है, वो या तो बेस लेयर में रहेंगी या तो मिडिल लेयर में रहेंगी, इसको हम अपर लेयर का पार्ट नहीं बनेंगे। बहुत नेचुरल बात है, गवर्नमेंट का काम है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा रिस्क कम हो जाता है, तो अपर लेयर में हमें नहीं भेजेंगे इसे, हम इसे बीएल और एमएल, बेस लेयर और मिडिल लेयर में ही रखेंगे। तो इस तरीके से हमने सारी ही स्केल बेस्ड रेगुलेशन की बातें पढ़ ली। हम पहले सोच रहे थे दिस वाज नॉट सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अंटिल नवंबर 24 में हमने यहाँ से एमसीक्यू देखा, विच मीन्स इधर से एमसीक्यू टेस्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है आईसीआई की। तो आप इसको एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से तैयार कर लेना। मैंने कोशिश करी आपको पूरा मतलब के साथ समझा दूँ कौन कौन कहाँ कहाँ कैसे कैसे आता है। अब एक छोटू सा टॉपिक, क्यूट सा टॉपिक, इसको हमने पहले डाल दिया कि ये मजा आता है टॉपिक पढ़ने में। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड्स बाय एनबीएफसी, बड़ा क्यूट सा टॉपिक है। फ्रॉड कैसे क्लासिफाई करेगा एनबीएफसी, क्या क्या केस में? सबसे पहले अगर कोई मिसअप्रोप्रिएशन होता है या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है, ठीक है, कोई चीटिंग होती है, कोई फोर्जरी होती है, कोई गलत साइन कर देता है, चीटिंग कर रहे हो आप हमारे साथ, तो भी हम फ्रॉड मान लेंगे। या फिर कोई अनऑथराइज्ड क्रेडिट दिया है आपने, अनऑथराइज्ड क्रेडिट फैसिलिटी फॉर अ रिवॉर्ड, आपने किसी को अनऑथराइज्ड क्रेडिट दिया है, उसके बदले में आपने उसे बोला कि मैं तेरे को गिफ्ट दे दूंगा या मैं तेरे को मेरे प्रोग्राम में बुला लूंगा, तो आपने कोई अननेसेसरी, आपने कोई इल रिवॉर्ड दिया है, तो उस पर आपका जो क्रेडिट आपने फैसिलिटी दी है वो अनऑथराइज हो जाती है। तो अनऑथराइज क्रेडिट फैसिलिटी फॉर रिवॉर्ड।
वो भी हम फ्रॉड मान लेंगे। अब कोई फ्रॉड्यूलेंट आपने एनकैशमेंट ही किया है थ्रू फोर्ज्ड इंस्ट्रूमेंट या फिर आपने मैनिपुलेट कर दिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो ऑब्वियस केस ऑफ फ्रॉड हो गया भाई, फ्रॉड्यूलेंट एनकैशमेंट ही करने लग गए आप। और दो और पॉइंट्स दे रखे स्पेशल पॉइंट्स, इफ देयर इज इरेगुलरिटी इन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन या फिर कोई नेग्लिजियंस है आपके या फिर कैश शॉर्टेजेस हैं, तो उस केस में भी हम फ्रॉड मान लेंगे। अब ध्यान रखना, ये जो इरेगुलरिटीज इन फॉरेन एक्सचेंज है और जो नेग्लिजियंस ऑफ कैश शॉर्टेज है, इसके अंदर स्पेशल पॉइंट ये है कि ये तभी रिपोर्ट किए जाएंगे एज अ फ्रॉड इफ देयर इज एन इंटेंशन टू चीट एंड दैट इज आइदर प्रूव्ड और सस्पेक्टेड। तो अगर इंटेंशन टू चीट है तभी इन दोनों को हम मानेंगे कि ये फ्रॉड की कैटेगरी में आते हैं। अब इंटेंशन भी नहीं है नहीं है, हमें फर्क नहीं पड़ता, फ्रॉड को मान लेंगे हम उस केस में जहां पर भी आपका जो कैश शॉर्टेज है वो 10,000 से ज्यादा का है, तो हम फ्रॉड मान लेंगे। अगर कैश शॉर्टेज आपका 5,000 से ज्यादा का ही है तो भी हम फ्रॉड मान लेंगे उस केस में, अगर मैनेजमेंट ने, ऑडिटर ने, ऑफिसर ने पकड़ लिया और मेक श्योर करना जो आपका कैशियर है उसने इस बात को रिपोर्ट नहीं करा था, तो उस केस में हम 5,000 से ऊपर का भी कैश शॉर्टेज हुआ तो उसको फ्रॉड मान लेंगे, वरना जनरली हम 10,000 का वेट करते हैं कैश शॉर्टेज होने पर फ्रॉड को क्लासिफाई करने के अंदर। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया और वो एरिया जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स डरते हैं, गलतियां करते हैं। अब देखो कैसे हम पूरा करने वाले हैं और उसको हम क्वेश्चन के साथ पूरा करेंगे, आपके लिए एकदम कंफर्टेबल हो जाएगा। शुरू करते हैं। प्रूडेंशियल नॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं। सर व्हाट इज प्रूडेंशियल नॉर्म्स? प्रूडेंशियल नॉर्म्स क्या होता है? आरबीआई ने स्पेसिफिक नॉर्म्स निकाले हैं फॉर एनबीएफसीज, फॉर बैंक्स। उसके अंदर क्या होता है? कैपिटल आपको कितना मेंटेन करना है एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम, आपको इनकम रिकॉग्नाइज कैसे करनी है उसके लिए कुछ स्पेसिफिक बातें कही गई है, आपको असेट को कैसे क्लासीफाई करना है, क्योंकि असेट को आप क्लासीफाई करोगे उस हिसाब से आपके प्रोविजंस बनाओगे आप अपने बैलेंस शीट्स के अंदर, फाइनेंशियल्स के अंदर। तो इन सारी चीजों को लेकर कुछ स्पेसिफिक नॉर्म्स है, प्रूडेंशियल नॉर्म्स है ऑफ आईसीआई, ऑफ आरबीआई फॉर एनबीएफसी एंड बैंक, वो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रूडेंशियल नॉर्म फॉर एन एनबीएफसी इन द केस ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। Every NBFC should maintain minimum capital adequacy ratio of 15%। कितना? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऑफ 15%। सर इतना भारी शब्द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, आप क्या समझते हो हमको इसका मतलब आता होगा? बिल्कुल नहीं आता सर, बताओ हमें, बिल्कुल बताते हैं। ध्यान से, सारी नजर इधर। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ये हुआ टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड एसेट्स अपॉन ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। सर कैपिटल को भी दो पार्ट में बांट दिया, असेट के आपने रिस्क वेट क्या होता है सर, ठीक है, बैलेंस शीट आइटम्स तो हमें समझ आ गया, ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स, पर ये रिस्क वेटेड असेट क्या हुआ? अब हम समझना, इसका मतलब ये है कि आपकी कंपनी के अंदर जो आपके असेट्स हैं उसके अगेंस्ट में ऐसा कितना पैसा है जो आपका पास इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल है। तो सिंपल सी बात बोली गई है, आपको देखना है आपकी कंपनी में कितना कैपिटल है अगेंस्ट द असेट्स दैट यू होल्ड। तो उन कैपिटल को हमने टीयर 1 और टीयर 2 कैटेगरी में बांटा है। टीयर 1 क्या कैपिटल हुआ? हाई क्वालिटी कैपिटल। टीयर 2 कौन सा हुआ? लो क्वालिटी कैपिटल। दोनों है कैपिटल, बट ये बिल्कुल रिस्क फ्री, बोलो एकदम स्ट्रॉन्ग कैपिटल है। ये थोड़ा सा क्या रिस्की कैपिटल, इतना अच्छा वाला कैपिटल नहीं है, वो हम समझेंगे। उसको हमने रिस्क वेटेड असेट्स के अगेंस्ट नापा है। रिस्क वेट क्यों किया हमने असेट को? बिकॉज हम तो कह रहे हैं उसे असेट, हम तो कह रहे हैं कि हमें पैसा मिल जाना चाहिए इसके अगेंस्ट, पर अगर पैसा नहीं मिला तो, सामने वाला इंसॉल्वेंट हो गया तो, हमको हमारी रिकवरी नहीं हो पाई तो, कोई नॉन परफॉर्मिंग असेट एनपीए बन गया तो उस केस में हम लोग रिस्क देते हैं असेट्स को कि भाई कौन सा कितना रिस्की असेट है, उसके हिसाब से हम परसेंटेज बेसिस पे बांटते हैं, जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। पर सबसे पहले हम वापस चलते हैं हमारे इनिशियल टॉपिक पर जो हमने पढ़ा था, मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आपको 15% चाहिए अकेला, क्योंकि टीयर 1 हाई क्वालिटी है। हम अकेला चाहते हैं जो टीयर 1 कैपिटल है आपका, अदर देन ये ना एनबीएफसी में अदर देन एमएफआई की बात हो रही है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की बात यहाँ पे नहीं हो रही, ठीक है। तो जो टीयर 1 कैपिटल है फॉर ऑल एनबीएफसीज अदर देन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम शुड बी मिनिमम 10%। यानी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो तो आपका 15% हो, पर उसमें भी अकेला जो टीयर 1 कैपिटल है वो आपका 10% होना चाहिए। अब एक छोटा सा अमेंडमेंट का पॉइंट सुन लो। अगर आपकी ऐसी एनबीएफसी है जो गोल्ड ज्वेलरी के अगेंस्ट में लोन देती है, यानी गिरवी गोल्ड ज्वेलरी रखती है और उसके अगेंस्ट में लोन बांटती है, तो यही जो लिमिट है आपकी 10% की, वो टीयर 1 के केस में हो जाएगी 12%। क्यों सर इसमें बढ़ाई क्यों है मिनिमम 12%? गोल्ड थोड़ा सा क्या रिस्की है, थोड़ा एक ऐसा मार्केट है गोल्ड की, अभी हम देख भी रहे हैं मार्केट में कैसे रेट्स एकदम बढ़ जाती कम हो जाती, तो थोड़ा रिस्क ज़्यादा हो जाता है। तो मेक श्योर करो आपका जो टीयर 1 जो क्वालिटेटिव कैपिटल है वो आपका मिनिमम 12% हो। बाकी एनबीएफसीज पे 10% की लिमिट थी। और मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो टीयर 1 टीयर 2 छोड़ो, दोनों को मिला के जो आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऑफ द एंटायर कंपनी, दैट शुड बी मिनिमम 15%। 15, 10, 12 ये हमने पढ़ लिया। अब अमेंडमेंट का कुछ पॉइंट था। अमेंडमेंट में ये लिखा हुआ था कि जो भी ऐसी पर्टिकुलर एनबीएफसीज हैं जो कि लेंड करती है लोन अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी, उसके अंदर आरबीआई लेंडिंग अगेंस्ट गोल्ड सिल्वर कोलेटरल डायरेक्शंस टू 2025
इनका आपको इंप्लीमेंटेशन कर लेना है, इनकी गाइडलाइंस आपका, इसका कंप्लायंस आप कर लोगे बाय April 1, 2026। तो हो सकता है आपको ये पूछ ले April 1, 2026 आपके आसपास की डेट है, तो वो टेस्ट कर सकता है। इसके अंदर क्या बात करी गई है? इसके अंदर बात करी गई है, कुछ आपको ट्रीटमेंट बताए गए हैं फॉर ऑन एंड ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। उसके अलावा आपको बताया गया है डेफर्ड टैक्स असेट और लाइबिलिटी को लेकर कुछ पॉइंट्स। तो ये ट्रीटमेंट आपको इंश्योर करना है इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ 2025 lending against gold silver collateral directions of RBI which should be applied by all the NBFCs by April 2026 अगर आप गोल्ड ज्वेलरी के अगेंस्ट लोन देने वाली NBFC हो तो अभी तक हमने कैपिटल रिक्वायरमेंट्स में 15, 10, 12 की बात कर ली। फिर हमने कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो समझ लिया सर, टीयर 1 कैपिटल अपॉन टीयर 2 कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड असेट सर एंड ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स इनटू 100। अब सर ये रिस्क जो आपने डाला है असेट के अगेंस्ट, ये क्यों डाला है ये हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो हम देख लेते हैं रिस्क वेटेड असेट्स। अब एक बात समझना, जो भी असेट है बैंक के पास, आपने अभी समझा कि बहुत ज़्यादा रिस्क होता है उनमें। कुछ असेट तो ऐसे होते हैं जिन पे गवर्नमेंट की गारंटी होती है, मतलब बुरे से बुरा भी हो जाए तो भी असेट तो हमें मिल ही जाएगा। पर कुछ ऐसी टाइप ऑफ असेट्स होते हैं आपकी एज एन एनबीएफसी जो बहुत ही रिस्की होते हैं। तो उस रिस्क को वेट करने के लिए हमने अलग 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 वेट दिए हैं उस असेट को। अगर कम रिस्क है तो हमने 0% वेट दिया है, अगर बहुत ही ज़्यादा रिस्क है तो हमने उसको बहुत ज़्यादा वेट दिया है। तो अब हम समझ लेते हैं रिस्क वेटेड असेट्स के अंदर जो कैश और बैंक है आपके असेट साइड पर। क्या ऑफ कोर्स बात है, कैश तो एज इट इज पड़ा ही रहेगा आपके हाथ में या बैंक में, तो वो तो कम होना नहीं, उसमें तो कोई रिस्क है नहीं। कोई फिक्स डिपॉजिट है बैंक के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है या कोई अप्रूव्ड सिक्योरिटी है, तो भी कोई टेंशन नहीं है। अगर कोई लोन फुल्ली सिक्योर्ड अगेंस्ट डिपॉजिट्स है, कोई लोन फुल्ली सिक्योर कर रखा है अगेंस्ट डिपॉजिट, मतलब आपने जितना लोन दे रखा है उतना ही आपके पास डिपॉजिट है, तो भी सिक्योर्ड है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपने कोई लोन दे रखा है स्टाफ को, भाई स्टाफ को लोन दे रखा है तो भी सिक्योर्ड है, अगर स्टाफ पैसा वापस नहीं दी तो उसकी सैलरी से काट लेना। कोई टीडीएस का पेमेंट है, कोई एडवांस टैक्स का पेमेंट कर रखा है आपने पहले से ही एडवांस के अंदर, तो आपके बैलेंस शीट में असेट दिख रहा है, इसमें रिस्क क्या है? हमने तो एडवांस में दे रखा है, असेट ही है हमारा। अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिला है ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो ऐसी सिक्योरिटीज जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है उसके अंदर तो रेगुलरली इंटरेस्ट आना ही है। छोटी मोटी प्राइवेट लोग गलती कर सकते हैं, गवर्नमेंट इस मामले में गलती करेगा नहीं। अब ध्यान सुनो, अब ध्यान से सुन लो। सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड क्लेम, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी करा है किसी क्लेम पर, तो हम 0% असेट मान लेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी बड़ी चीज़ है। सर स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी का जिक्र नहीं किया, यहाँ पे आपने दोनों सिक्योरिटीज का जिक्र कर लिया, स्टेट गवर्नमेंट की भी और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी। पर जब गारंटी दे रही है, सिक्योरिटी आपने दोनों की बोल दी, पर जब गारंटी दे रही है तब आप सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लिख रहे हो। हाँ, यहाँ हमने सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा, क्योंकि अगर आपकी स्टेट गवर्नमेंट गारंटी देती है क्लेम की और वो क्लेम में कोई डिफॉल्ट नहीं होता, या फिर जो डिफॉल्ट होता है वो 90 डेज से कम का होता है, तो उस केस में हम 20%, थोड़ा सा रिस्की मानते हैं, तो हम इसको 20% दे देते हैं। ध्यान रखना, अगर स्टेट गवर्नमेंट की आपकी गारंटी है और जो आपका डिफॉल्ट है वो 90 दिन से ऊपर का हो गया, तो आप सीधा पहुंच जाओगे 100% के क्राइटेरिया में, बहुत रिस्की एरिया में पहुंच जाओगे। आपका सेट पूरा रिस्क हम दे देंगे उसको, 100% रिस्क है इसके अंदर, इसमें हम मान लें कोई रिकवरेबिलिटी होने नहीं वाली। तो अभी तक हमने पढ़ लिया था 0% के क्राइटेरियाज। अब हम पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन सी चीज़ें 20% में आएंगी। भाई कोई बॉन्ड्स हैं पब्लिक सेक्टर बैंक के, सिक्योर्ड है, थोड़ा तो सिक्योर्ड है, पर थोड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक के थोड़ा रिस्क है, थोड़ा सा रिस्क है बस, तो हम 20% में डाल देते हैं। तो बॉन्ड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक या फिर गवर्नमेंट गारंटी क्लेम्स विच आर नॉट इन डिफॉल्ट और इन डिफॉल्ट फॉर लेस देन और इक्वल टू 90 डेज, तो हम उस केस में 20% मान लेंगे। नेक्स्ट, अगर कोई पीपीपी है, क्या पीपीपी? पीपीपी बोलो, पीपीपी, यस पीपीपी है, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्या? पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। या फिर ध्यान से सुनना क्या लिखा हुआ है, पोस्ट कमर्शियल ऑपरेशन डेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। क्या? पोस्ट कमर्शियल ऑपरेशन डेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अगर ऐसा आपका कोई प्रोजेक्ट है, कौन सा? पोस्ट कमर्शियल ऑपरेशन डेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। प्री नहीं लिखना, यहाँ पे प्री लिखते ही आप वापस 100% में पहुंच जाओगे। ध्यान रखना, पोस्ट का इस्तेमाल है, पोस्ट कमर्शियल ऑपरेशन प्रोजेक्ट डेट है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की, विच इज ओवर एन ईयर ऑफ ऑपरेशन, 1 साल से ज्यादा हो चुका है उस ऑपरेशन में, तो उस केस में हम 50% रिस्क क्राइटेरिया में उसको डाल देंगे। अब ध्यान रखना इस बात का, हम एक पर्टिकुलर लिस्ट का डिस्कशन कर रहे हैं जिसमें 2 और पॉइंट्स अभी बचे हैं, पर इन सारे पॉइंट्स पे जो हमने स्पेसिफिक पॉइंट्स की बात कर ली, उसके अलावा कोई ऐसी चीज आ जाती है जो आपको लगता है ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, तो आपको उसको सबको अदर देन ऑल दीज पॉइंट्स को डाल देना है, इंक्लूडिंग आरओयू एसेट्स, अमेंडमेंट। तो ऑल द अदर एसेट्स अपार्ट फ्रॉम मेंशन्ड हियर, ऑल द अदर एसेट्स इंक्लूडिंग आरओयू एसेट, उस पर आपका रिस्क कितना हो गया? 100%। तो जहां भी फंस जाओ, आपको समझ नहीं आ रहा है तो याद ही नहीं आ रहा, तो ये समझ लेना अदर एसेट, आपका अदर एसेट का पार्ट बन गया, आरओयू एसेट भी हो गए, इसके अंदर हम 100% रिस्क मान लेंगे, 100% इंटू से 100% कर देंगे। अब ध्यान रखना 2 इंपॉर्टेंट चीज़ों का, अगर आपका कोई कंज्यूमर क्रेडिट एक्सपोजर है, कोई आउटस्टैंडिंग भी हो सकता है, कोई नया भी हो सकता है, एंड इट इज कैटेगराइज्ड एज अ रिटेल लोन। क्या? कंज्यूमर क्रेडिट एक्सपोजर कैटेगराइज्ड एज अ रिटेल लोन, तो उस केस में आप अपना रिस्क मान लोगे 125%। पर इसमें ध्यान रखना, इसमें एक्सक्लूड किया गया है हाउसिंग लोन्स को, एजुकेशनल लोन्स को, व्हीकल लोन्स को, लोन अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी को, माइक्रो फाइनेंस को और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। तो इसके अगेंस्ट आपका कोई भी कंज्यूमर क्रेडिट एक्सपोजर है अगेंस्ट एनी रिटेल लोन्स,
कैटेगराइज्ड एज ए रिटेल लोन, तो आप 125% का रिस्क वेट डाल दोगे। एंड फाइनली अगर कोई क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल है, क्रेडिट कार्ड बहुत ही रिस्की एरिया होता है, तो उसमें भी 125% हो गया। तो एक बार आपको ये सारे रीड मारने पड़ेंगे, रिस्क वेट असेट्स 0, 20, 50, 100, 125, 125, इस तरीके से सारे रिस्क वेटेड असेट्स हैं। अब ये जो आपने बात करी थी सर, हाई क्वालिटी कैपिटल, लो क्वालिटी कैपिटल, टीयर 1, टीयर 2, ये अब हम समझ रहे हैं इसकी कैलकुलेशन, तो सब अपना सारा अटेंशन यहाँ पे दो। सबसे पहली बात तो जो हम टीयर 1 टीयर 2 की कैपिटल की अभी बात कर रहे हैं, उसमें आपकी बेस लेयर नहीं आ रही। बेस लेयर के लिए अलग बात करने वाले हैं। तो अभी तक ये आपकी मिडिल लेयर या उससे ऊपर की बात हो रही, तो बेस लेयर यहाँ पर नहीं आ रही, ना टीयर 1 में आ रही, ना टीयर 2 में आ रही। तो अब आपके टीयर 1 कैपिटल में कौन सी चीजों को हमें ऐड करना है, वो हम ध्यान से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आता है ओन्ड फंड्स। ओन्ड फंड्स को हम ऐड करेंगे। ओन्ड फंड्स में क्या क्या आता है? आपका पेड अप इक्विटी कैपिटल, या फिर आपके रिजर्व्स, और आपके प्रेफरेंस शेयर्स कंपलसरी कन्वर्टेबल टू इक्विटी। बिकॉज कोई भी चीज कंपलसरी कन्वर्टेबल टू इक्विटी है, तो विच मीन्स इट इज एज गुड एज इक्विटी शेयर्स, विच मीन्स ये तीनों ही चीजें हम लोग आपकी ओन्ड फंड्स में कंसिडर कर लेंगे, और ओन्ड फंड्स को हम लोग टीयर 1 कैपिटल के अंदर ऐड कर देंगे सबसे पहले। अब इन ओन्ड फंड में से हम कुछ चीजें माइनस करेंगे। क्या क्या चीज? ऐसा कोई भी आपका इन्वेस्टमेंट हो रखा है इन द शेयर्स ऑफ अदर एनबीएफसीज। कौन सी एनबीएफसीज? या तो आपकी ग्रुप कंपनी की, आपकी सब्सिडरीज की होंगी, या तो आपकी ग्रुप कंपनीज की होंगी। आप किस टाइप का इन्वेस्टमेंट इन आइदर शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, आउटस्टैंडिंग लोन्स, या फिर कोई एडवांसेस दे रखे हैं, इंक्लूडिंग हायर परचेज एंड लीज फाइनेंस मेड और डिपॉजिटेड विथ योर आइदर सब्सिडरीज और द ग्रुप कंपनी, तो उस केस में हम अप टू 10% कर रखा है तो ठीक है। 10% से ज्यादा आपने कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसको हम माइनस कर देंगे आपके ओन फंड में से। हमने पढ़ लिया, ठीक है। एक्सीडिंग इन एग्रीगेट 10% ऑफ द ओन फंड्स, तो वी विल इन दैट केस माइनस दैट फ्रॉम द ओन फंड्स। अब इसके अंदर हम एक चीज ऐड करते हैं। क्या करते हैं? परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट को हम ऐड करने वाले हैं। नाउ व्हाट इज दिस परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट? किसी भी एनबीएफसी को परपेचुअली, मतलब हमेशा के लिए एक लोन मिला है, एक डिपॉजिट मिला है, जिसका एनबीएफसी इंटरेस्ट देती रहेगी आपको, कभी भी उसका प्रिंसिपल नहीं देना वापस, ठीक है। तो आपको हमेशा एनबीएफसी ने परमानेंटली प्रिंसिपल का अमाउंट दे दिया है, और आप जीवन भर तक उसको इंटरेस्ट देते रहोगे, देते रहोगे, देते रहोगे। तो आपको परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स देखने हैं विच डज नॉट एक्सीड 15% ऑफ द एग्रीगेट टीयर 1 कैपिटल ऑफ, ध्यान से सुनना, March 31 ऑफ प्रीवियस ईयर। यानी परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट को ऐड तो करो, पर कितना अमाउंट ऐड कर सकते हो? मैक्सिमम 15% ऑफ द टीयर 1 कैपिटल। ये जो टीयर 1 कैपिटल आपने पिछले साल की कैलकुलेट करी होगी, उसका 15% तक का अमाउंट आप ऐड कर सकते हो अपने इस साल के टीयर 1 कैपिटल में इन द फॉर्म ऑफ परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स। अब ध्यान रखना, जो 15% से ऊपर का अमाउंट है, सपोज करते हैं हमने देखा परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट का अमाउंट था 100 करोड़ का, लास्ट ईयर आपका अमाउंट था 200 करोड़ का, तो 200 करोड़ का 15% कितना हुआ? 200 करोड़ का 15% हुआ 30 करोड़। इस साल का आपका परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट 100 करोड़ का है, पर पिछले साल का 30 करोड़ का है, तो मैक्सिमम 30 ही ऐड होगा यहां पर। अब सर जो बचा हुआ 70, उसका क्या होगा? ये जो बचा हुआ आपका 70 रह गया, उसको आप ले जाओ टीयर 2 के अंदर। टीयर 2 के अंदर स्पेसिफिक पॉइंट है जिस पर अब अभी आते हैं। टीयर 1 कैपिटल में क्या क्या पढ़ा हमने? देखा ओन फंड्स डाले आपने। ओन फंड्स के अंदर आपने वो इन्वेस्टमेंट्स माइनस किए जो कि आपने ग्रुप कंपनी में या सब्सिडरी में कर रखे थे। और कितने माइनस किए हमने 10% तक तो अलाउ कर दिया। 10% के ऊपर आपने कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट कर रखा था, हमने माइनस कर दिया। उसके अलावा जो भी परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट में, उसको हमने ऐड किया, पर हमने उतना ही अमाउंट ऐड किया विच इज 15% ऑफ द एग्रीगेट टीयर 1 कैपिटल ऑफ प्रीवियस ईयर, 31 मार्च को, प्रीवियस ईयर को जो अमाउंट था उतना ही हमने ऐड किया। अब ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में आपको कुछ मेंशन नहीं कर रखा प्रीवियस ईयर का, तो आप मान लेना ये लिमिट के अंदर ही है। हम मान लेंगे जो भी हमको परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट दे रखा है, उसमें हमें 15% की लिमिट चेक करने की जरूरत नहीं है। हम मान लेंगे वो लिमिट के अंदर ही, अगर पिछले साल का डेटा नहीं दे रखा तो। इस तरीके से हमने पढ़ ली टीयर 1 कैपिटल। अब हम पढ़ते हैं टीयर 2 कैपिटल फॉर एनबीएफसीज एक्सेप्ट फॉर बेस लेयर, यानी मिडिल लेयर, उसके ऊपर से टीयर 2 कैपिटल हम कैसे करने वाले कैलकुलेशन? सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स हम ऐड करेंगे अदर देन दोज विच आर कंपलसरी कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी, बिकॉज कंपलसरी कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी की हमने डिस्कशन कर ली इधर ऊपर, ऑलरेडी वो टीयर 1 में जा चुका है। टीयर 2 में उसके अलावा जो भी प्रेफरेंस शेयर है वो आ जाएंगे। नेक्स्ट, कोई आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व है, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व क्या बढ़ता कम होता रहता है, तो बड़ा रिस्की रिजर्व है, बट है तो कैपिटल का ही पार्ट। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है उसको हम एट अ डिस्काउंट ऑफ 55% लेंगे। 55% का डिस्काउंट सर, इसका मतलब वैल्यू माइनस जो भी आपकी वैल्यू दे रखी रिवैल्यूएशन रिजर्व की, उसको हम माइनस करेंगे उसमें से 55%, या फिर कह लो आप वैल्यू में मल्टीप्लाई करोगे 45%। 55% कम करके जो वैल्यू आती है उसको हम ऐड करने वाले हैं हमारे टीयर 2 कैपिटल के अंदर, ठीक है, रिवैल्यूएशन रिजर्व के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, कोई भी आपका जनरल प्रोविजन है इंक्लूडिंग स्टैंडर्ड असेट्स एंड लॉस रिजर्व्स, कोई भी जनरल प्रोविजन है आपको, तो आप मेक श्योर करना जो आपके जनरल प्रोविजन है दैट शुड नॉट एक्सीड 1.25% ऑफ रिस्क वेटेड असेट। इतने रिस्ट्रिक्शन हाँ लगा रखे हैं। इट शुड नॉट एक्सीड 1.25% ऑफ रिस्क वेटेड असेट। सर ये जो टेबल बनाई थी ना अभी हमने पूरी, इस टेबल का जो हम पूरा टोटल लगा देंगे, उसके बाद उसका मैक्सिमम 1.25% होगा, तो हम जनरल प्रोविजंस ऐड कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? जनरल प्रोविजंस का अमाउंट लिखो, 1.25% ऑफ द रिस्क वेटेड असेट्स लिखो, और उनमें से जो भी लोअर हो उसको ऐड कर दो आप अपने टीयर 2 कैपिटल के अंदर, ठीक है। अब आप सर पढ़ाए जा रहे हो, इतना थियरी हो रहा है सर, समझ नहीं आ रहा, करना है क्वेश्चन, करना है इसका प्रैक्टिकल, तो रिलैक्स करो।
नेक्स्ट आपका कोई हाइब्रिड डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट हुआ तो भी, अगर आपका कोई सबॉर्डिनेटेड डेट हुआ तो उस केस में भी हम इसको ऐड कर देंगे टीयर 2 कैपिटल में। क्या हुआ? हाइब्रिड डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट या फिर सबॉर्डिनेटेड डेट हुआ। एंड फाइनली जो भी आपका यहाँ से परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स का बैलेंस रह गया था, क्योंकि 15% ऑफ द प्रीवियस ईयर के अमाउंट ऑफ टीयर 1 कैपिटल को तो हमने ऐड कर दिया था हमारे टीयर 1 में, जो बचा हुआ रह गया था हमारा उसको हम लेकर आए थे हमारे टीयर 2 कैपिटल में। तो वी विल ऐड दिस एज अ परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट इन द टीयर 2 कैपिटल इन एनीथिंग दैट इज एक्सेस ऑफ टीयर 1 कैपिटल। जो हमने अभी टीयर 1 कैपिटल की कैलकुलेशन लगाई थी, हमने देखा था 70 करोड़ का अमाउंट, तो उस केस में 70 करोड़ हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। पर ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, at any point of time your tier 2 capital will not exceed aggregate of tier 1 capital। इधर करो आप बचा हुआ बैलेंस ऐड, पर मेक श्योर कर लेना कि जो आपकी टीयर 1 कैपिटल है उससे ज्यादा ना हो जाए अमाउंट। मैक्सिमम आपके टीयर 1 कैपिटल तक का अमाउंट जो होता है आपका एग्रीगेट, उतना पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब सर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, एग्जाम्पल में हर चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, अभी सिर्फ समझते जाओ, हर चीज एवरीथिंग विल मेक सेंस व्हेन वी विल डू द एग्जाम्पल। अब हमने जो इधर एक्सेप्ट बीएल कर रखा था या हमने एक्सेप्ट बीएल कर रखा था, तो ये बीएल क्या है? बेस लेयर के अंदर क्या स्पेसिफिक आपको बात बोली गई है कि बेस लेयर आर नॉट एलिजिबल, इट इज नॉट एलिजिबल टू इंक्लूड परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स इन आइदर टीयर 1 और टीयर 2 कैपिटल। यानी इधर जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं, यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं। बेस लेयर एनबीएफसी का केस हुआ तो उसमें आपको परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट को ऐड नहीं करना है, इतना ध्यान रखना, बाकी सब चीजें सेम है। हाँ सर, बहुत बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है, अब थोड़ा रिलैक्स करते हैं। हम करने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारा, जिसमें हम सब चीज़ कवर करने वाले हैं, सारा ही जो सिचुएशन था, क्या क्या सिचुएशन, हम ये भी कवर कर लेंगे, आपका कैपिटल एडिक्वेसी ये वाले पॉइंट्स भी कवर कर लेंगे, आपके रिस्क वेटेड असेट के पॉइंट्स भी कवर कर लेंगे, टीयर 1 और टीयर 2 कैपिटल के पॉइंट्स भी कवर कर लेंगे, सब कुछ कवर कर रहे हैं इन शॉर्ट। तो इधर सारा ध्यान, इधर सारा ध्यान, इधर यस। राघव फाइनेंस लिमिटेड मेरी खुद की है ना। राघव फाइनेंस लिमिटेड इज अ नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, नॉट अ एनबीएफसी with a base layer, non deposit taking NBFC but it's not an NBFC with a base layer, मतलब वो एक्सेप्शन में फॉल नहीं करती, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट को हम ऐड करने वाला है। एज ऑन 31 मार्च 2026 बिलो इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। तो यहाँ पर हमें पर्टिकुलर्स दे रखे हैं, क्या 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 आपके बैलेंस शीट के आइटम्स दे रखे हैं अलग अलग, और यहाँ पे आपको अलग 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 आपके असेट दे रखे हैं। ठीक है, ये ना आपकी कोई बैलेंस शीट नहीं दे रखी, हमने अलग अलग प्रेजेंट कर रखा है, ये अलग अलग पर्टिकुलर्स हैं आपके पूरे बैलेंस शीट आइटम्स के, और यहाँ पर हमने सिर्फ असेट्स दे रखी हैं आपकी। ठीक है, तो इसके अंदर हमने सब चीज़ें डाल दी। असेट में हमने बॉन्ड ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी डाल दिए, आपकी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड क्लेम्स जिसमें डिफॉल्ट हुआ है 90 दिन से ज़्यादा का, सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड क्लेम्स की हमने क्या बात पढ़ी थी, उसके अंदर सारे ही क्लेम्स जो होते हैं, चाहे वो 90 दिन का डिफॉल्ट हो, चाहे नहीं हो, चाहे कुछ भी ना हो, डिफॉल्ट हुआ ही ना हो, कुछ भी हो, किसी भी केस में सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी है तो कोई टेंशन नहीं लेनी हमें। सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी तो 0% रिस्क में जाती है। पर अगर स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी थी तो उस केस में हमने पढ़ा था कि या तो कोई डिफॉल्ट ना हुआ हो या फिर आपका डिफॉल्ट 90 दिन से कम का हुआ हो तो 20%, अगर उससे ज़्यादा का हुआ तो हम 100% करते हैं। तो इस केस में हमें 100% रिस्क में डालना पड़ेगा इसको, क्योंकि इधर डिफॉल्ट 90 दिन से ज़्यादा का हो गया है। एक और चीज़, पीपीपी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट प्री सीओडी हमने पोस्ट पढ़ा था, यहाँ प्री सीओडी है, तो इसको हम लोग अगेन 50% क्राइटेरिया से लेके सीधा 100% क्राइटेरिया में ले जाएंगे। कंज्यूमर रिटेल लोन्स के लिए हमने पढ़ा था 125%, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स 125%, जो आपके लोन अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी है वो दे रखा है मोर देन 55% ऑफ द टोटल असेट। ओ बहुत 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 ध्यान देना इस बात पे, लोन अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी इज मोर देन 55% ऑफ द असेट्स। यानी एक बात हमें इस क्वेश्चन ने बता दी कि वो जो स्पेशल कंडीशन हम पढ़ते हैं ना, ये वाली स्पेशल कंडीशन, अगर कोई टीयर 1 कैपिटल जो है आपकी मिनिमम 12% होनी चाहिए, अगर आपके जो एनबीएफसी है वो लेंडिंग करती है अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी, यहाँ पर 50% से ज़्यादा 55% आपने जो आपके असेट है वो लोन अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी है, मतलब इसके अंदर मिनिमम 12% टीयर 1 कैपिटल की कंडीशन ध्यान रखनी है हमें दिमाग में। फिर आपके इंटर कॉर्पोरेट लोन्स भी दे रखे हैं 500 रुपये के। अभी इंटर कॉर्पोरेट लोन्स तो हमने पढ़ा ही नहीं था सर, ये क्या होता है, ये तो हमने पूरी लिस्ट में याद ही नहीं आ रहा हमें, तो मैंने क्या बताया था, जब कुछ भी याद नहीं आ रहा तो किधर डालना है, उसको 100% में डालना है। ठीक है, ये हमने सारे असेट्स पढ़ लिए। असेट में ऊपर हमको सिंपल दे रखा था कैश बैंक, अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, लोन टू स्टाफ, ये तो हमें ऑलरेडी पता ही है, ये तो हम 0% रिस्क क्राइटेरिया में डालते हैं। यहाँ हमने सारे पर्टिकुलर्स दे दिए आपको आपके टीयर 1 टीयर 2 कैलकुलेशन के लिए। क्या दे दिया सर, कैपिटल दे दिया, रिजर्व दे दिया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स दे दिया, ओके। प्रेफरेंस शेयर में हमने कंपलसरी कन्वर्टेबल टू इक्विटी भी दिया है, कंपलसरी कन्वर्टेबल 25 करोड़, तो ये 25 करोड़ को तो हम टीयर 1 में डाल देंगे, 40 - 25 15 करोड़ जो रह गया इसको हम टीयर 2 में डाल देंगे। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ अदर एनबीएफसीज, अदर एनबीएफसी से याद आ रहा है कुछ, अदर एनबीएफसीज में हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको माइनस करते हैं, कितना करते हैं, मैक्सिमम 10% अलाउड है। इन्वेस्टमेंट इन ग्रुप कंपनीज भी दे रखा है, तो इन दोनों को मिला के हमको मैक्सिमम पता है कि मैक्सिमम 10% ही हम लोग इन्वेस्टमेंट अलाउ करेंगे, उसके ऊपर हम सारा माइनस कर देंगे आपके ओन फंड में से। फिर आपके परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट दे रखे हैं इशूड इन द करंट ईयर, इशूड इन द करंट ईयर का अमाउंट दे रखा है अलग से, और ये भी बता रखा है प्रीवियस ईयर का जो टीयर 1 कैपिटल है
31 मार्च 2025 का वो 200 करोड़ है। इसका हमें क्यों काम आएगा? ये हमें इसलिए काम आएगा कि हमें जब टीयर 1 की कैलकुलेशन करते हैं तो इसका मैक्सिमम 15% ही हम ले सकते हैं टीयर 1 के अंदर करंट ईयर का। याद आ रहा है कुछ? सर कुछ याद नहीं आता, हम भूल जाते हैं, कोई बात नहीं। फिर रिवैल्यूएशन रिजर्व दे रखा है 20, तो इसमें 55% माइनस कर देंगे इसका। जनरल प्रोविजन दे रखे हैं इंक्लूडिंग स्टैंडर्ड एसेट 25 के। इसमें हम क्या पॉइंट पड़ा था? 1.25% ऑफ रिस्क वेटेड असेट्स, मैक्सिमम उतना ही हो सकता है। कुछ याद आ रहा है? सर थोड़ा थोड़ा आ रहा है पर थोड़ा थोड़ा भूल गया, कोई बात नहीं, पता था मुझे। सबऑर्डिनेटेड डेट दे रखे हैं, हाइब्रिड डेट इंस्ट्रूमेंट्स दे रखे हैं, सब कुछ दे रखा है। बेसिकली वो आपको बोला गया है आप टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल कैलकुलेट करो, उसके बाद आप रिस्क वेटेड असेट कैलकुलेट करो, उसके बाद आप क्रार कैलकुलेट करो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कैलकुलेट करो, फाइनली चेक करो कि आपका सारा कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा। सब कुछ दे दिया सर, सारे तिकड़ा में डाल दी इस क्वेश्चन के अंदर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, यू विल बी वेरी कंफर्टेबल विद एवरीथिंग यू डिड इन जस्ट द प्रीवियस पेज। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले टीयर 1 कैपिटल की हमने कैलकुलेशन करी, हमने ओन फंड्स के साथ पेड अप शेयर कैपिटल ली, आपके फ्री रिजर्व्स ऐड किए। अब इसमें कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो थे 25 के, वो भी हमने ऐड कर दिया, आपका 225 का टोटल आ गया। अब इसमें से हम लेस क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट इन अदर एनबीएफसीज एंड द ग्रुप कंपनीज, ये जो हमने पढ़ा था। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ अदर एनबीएफसीज, ग्रुप कंपनी, लोन एंड डिबेंचर 30 + 20 50 हम पूरा माइनस नहीं करेंगे, हम देखेंगे 10% तक तो ठीक है, 10% से ज्यादा होते जो भी अमाउंट है हम माइनस कर देंगे। तो हमने देखा 10% ऑफ वॉट, 10% ऑफ योर ओन्ड कैपिटल, 10% ऑफ ओन्ड कैपिटल कितना हुआ? 22.5। यानी 50 में से 22.5 तो सर अलाउड है, 27.5 विच इज 50 माइनस 22.5, 27.5 हम डिसअलाउ कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 225 में से हमने माइनस कर लिया 27.5। ठीक है, तो एडजस्टेड ओन फंड आपके कितना आ गया? 225 माइनस 27.5, 197.5 करोड़। इसमें हमको ऐड करना पड़ेगा परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट। परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट के लिए हमारी क्या क्राइटेरिया था सर? हम चेक करेंगे, वी विल ओनली ऐड परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट अप टू द लिमिट ऑफ 15% ऑफ प्रीवियस ईयर्स टीयर 1 कैपिटल। 15% ऑफ प्रीवियस ईयर टीयर 1 कैपिटल, 15% ऑफ 200, ये हमको दे रखा था, हमने 200 ले लिया, इसका मतलब हुआ 30। एक्चुअली इस साल में कितने इशू हुए हैं? 40, पर मैक्सिमम लिमिट कितनी थी? 30 की, तो हम 30 ले लेंगे यहाँ पे। और जो ये बचा हुआ 10 है, इसका ध्यान रखना, ये बचा हुआ 10 किधर जाएगा? नीचे जाएगा 10। ठीक है, इसको ध्यान रखने वाले भी हम, नीचे रखा हुआ है भी हमने। तो हमारा ये हमने पीडीआई आपका परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट ऐड कर दिया, वो 30 आ गया। तो हमने फाइनली आपकी टीयर 1 की कैलकुलेशन पूरी करी, 195 ये जो आपका अमाउंट था, प्लस इसमें हमने 30 ऐड किया और हमारा आ गया 227.5। कांग्रेचुलेशन, थोड़े नंबर मिले हमें इस क्वेश्चन के, इधर तक तो आ गया सर। अब आते हैं हम और इंटरेस्टिंग पार्ट पे, रिस्क वेटेड असेट्स। यहाँ पे 0% रिस्क वेट वाले कौन से थे? कैश था, अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ थी, लोन दिया था अपने स्टाफ को, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी थी, 90 डेज से ज़्यादा कभी डिफॉल्ट हुआ फर्क नहीं पड़ता, सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी कितने भी दिन का डिफॉल्ट करो सेंट्रल गवर्नमेंट आपका पूरा करेगी। तो वो भी हमने ऐड कर लिया। इस पर हमने इंटू 0% किया, बिकॉज उसमें कुछ भी रिस्क नहीं है हमारा। ठीक है, तो हमने 0 लिख दिया। हम सिर्फ रिस्क वेटेड असेट लिखते हैं जिन असेट्स में रिस्क है, जो चांस है कि ये असेट हमारे को वापस, जिसका पैसा हमें नहीं मिले, तो सिर्फ उन्हीं रिस्क असेट्स को हम लिखते हैं। तो हमने इसको 0% से मल्टीप्लाई किया, तो ये तो होगा 0। अब जिनमें 20% रिस्क का वेट हुआ, जो आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे, उनको अपन ने बॉन्ड्स दिए थे, तो हम उसको 20%, 20 इंटू 20% कर लेंगे, तो आपका हो गया 4। अब सीधा 125% वाली चीज़ है कौन सी? कंज्यूमर लोन दिया था आपने, रिटेल, याद है? रिटेल लोन, कंज्यूमर लोन, तो वो हमने इंटू 125% कर लिया। आपने क्रेडिट कार्ड भी दिया था, क्रेडिट कार्ड के लिए भी हमने देख लिया भाई, 125 मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 75। तो 185 इधर 185.5, 187.5 आ गया, यहाँ आपका 75 आ गया, तो इसका टोटल हो गया 262.5। ये हो गया आपके 125% वाले रिस्क वेटेड असेट्स। अब आपकी ध्यान देने वाली बात, क्यों 20% में आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीज नहीं आई? बिकॉज इट इज डिफॉल्ट ऑफ मोर देन 90 डेज। अगर कोई डिफॉल्ट नहीं होता है, 90 डेज से कम होता है, तो उस केस में तो हम 20% में ही रखते हैं। पर अगर डिफॉल्ट 90 डेज से ज़्यादा हो गया, दैट विल अगेन गो इनटू 100% वाली कंडीशन। और जो आपका 50% वाली कंडीशन थी, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उसके अलावा आपको याद है प्री सीओडी, पोस्ट की बात करी थी हमने, पोस्ट सीओडी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो होता है आपका 1 साल से ज़्यादा वाला, उस केस में हम आपका 50% पे करते हैं, पर यहाँ पे प्री सीओडी है, मतलब उस केस में हम लोग 100% वाली कैटेगरी में उसको डाल देंगे। यानी इधर हमने 100% वाली कैटेगरी में कौन कौन सी चीज़ डाल दी? सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड मोर देन 90%, मोर देन 90 डेज का डिफॉल्ट, प्री सीओडी वाली जो पॉइंट था जो भी अब डिस्कस किया हमने, वो हमने ऐड कर दिया। जो भी गोल्ड लोन्स थे वो हमने ऐड कर दिया, बिकॉज गोल्ड लोन का हमने और कहीं भी टेबल में जिक्र नहीं दिखा, तो हमने मान लिया 100% में। इंटर कॉर्पोरेट का भी हमने टेबल में कहीं जिक्र नहीं दिखा, तो हमने मान लिया ये भी 100% है। तो यहाँ पर हमने आपका 20 + 100 + 500 + 500 इंटू 100% विच इज़ 1120 कर दिया। तो इधर से आपके टोटल रिस्क वेटेड असेट्स आ गए 4 + दिस, तो विच इज़ 1386.5 आपका रिस्क वेटेड एसेट भी आ गया। सर यहाँ तक आ रहा है तो मज़ा आ रहा है, बिकॉज ये आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम है। इससे डिफिकल्ट आईसीए क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, और इससे डिफिकल्ट की आपको प्रैक्टिस भी नहीं करनी, जबरदस्ती एडजस्टमेंट डाल के कॉम्प्लिकेट मत करना। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, पर सिंपल के साथ साथ सारी निटिग्रिटीज टेस्टेड है जो आईसीए पूछ सकता है। ट्रस्ट ऑन दिस क्वेश्चन, आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन हुआ वो बन जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको।
तो अब हम देख लेते हैं टीयर टू कैपिटल की कैलकुलेशन। तो हमने टीयर टू कैपिटल में सबसे पहले क्या किया, रीवैल्यूएशन रिजर्व। रीवैल्यूएशन रिजर्व का क्या पॉइंट था, डिस्काउंट ऑफ 55% या फिर वैल्यू को 45% से मल्टीप्लाई करो, हमने वो ले लिया, इंटू 45% 9 आ गया। अब जनरल प्रोविजन जो था उसके लिए क्या कंडीशन थी, इट शुड बी मैक्सिमम 1.25% ऑफ रिस्क वेटेड असेट्स। जो रिस्क वेटेड असेट्स हमने निकाले उसका मैक्सिमम 1.25%, मैक्सिमम 1.25% हमने यहाँ निकाल दिया 17.331। एक्चुअल में कितना था जनरल प्रोविजन आपका 25 का, पर मैक्सिमम कितना ले सकते हैं 17.331। ठीक है, कोई बात नहीं, ले लिया। इस पर हमने ऐड करना पड़ेगा हमें सबऑर्डिनेटेड डेट 30 के, हाइब्रिड डेट 10 के, आपकी पीडीआई एक्सेस, आपका पब्लिक डेट इंस्ट्रूमेंट। यहां पर हमने कैलकुलेशन करी थी, देखो हमने 40 इशू किए थे इस साल, पर मैक्सिमम लिमिट थी 30 की, बिकॉज 15% ऑफ प्रीवियस ईयर्स टीयर 1 कैपिटल वो 30 था, तो हमने 30 इधर ले लिया था, 40 माइनस 10 यहाँ में एक्सेस था 10 का, ये हमने 10 यहाँ पर टीयर 2 कैपिटल में ले लिया। तो ये टोटल आ गया हमारा 9 + 17.331 + 30 + 10 + 10 76.331 करोड़। यहां पर क्या कंडीशन थी, याद आ रही है किसी को कुछ बात? यहाँ पे कंडीशन थी, वी विल मेक श्योर दैट द टीयर 2 कैपिटल डज नॉट एक्सीड इन एग्रीगेट ऑफ मोर देन टीयर 1 कैपिटल। तो टीयर 1 कैपिटल से आपका अमाउंट ज़्यादा तो नहीं हुआ, ये चेक कर लेते हैं। 76.331 करोड़, यहाँ पे क्या थी 227.5 करोड़, यानी आप लिमिट के अंदर हो, आपकी टीयर 1 कैपिटल से कम है, यू आर परफेक्टली फाइन टू गो विथ योर फर्दर कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। क्रार की कैलकुलेशन करने वाला, चेक करने वाला कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा। टोटल हमने कैपिटल ऐड कर लिया, टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल कितना हुआ, ये आपका एक्स अमाउंट हो गया। टीयर 1 कहाँ से लाए हम, ये रहा टीयर 1 कैपिटल। टीयर 2 कैपिटल हम कहाँ से लाए, ये रहा हमारा टीयर 2 कैपिटल। तो हमने टीयर 2 कैपिटल टीयर 1 कैपिटल ऐड कर लिया। अब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या बोलता है, दोनों कैपिटल्स को ऐड करो, डिवाइड करो रिस्क वेटेड असेट से और ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स कोई है तो, और उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से। तो यहाँ पे हमने ऊपर लिख दिया कैपिटल, यहाँ हमने लिख दिए हमारे रिस्क वेटेड असेट्स जिसकी हमने कैलकुलेशन करी थी, और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया आपका 100 से, और वो आ गई वैल्यू 21.93। तो 21.93 की हमारी वैल्यू हमारे सामने आ चुकी है। तो अब हम देख लेंगे हमारी मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की क्या रिक्वायरमेंट थी प्रूडेंशियल नॉर्म्स के हिसाब से। इट शुड बी मिनिमम 15%। इधर कितना है 21.93%। परफेक्ट, वी आर वेरी वेरी सिक्योर्ड, कोई टेंशन नहीं लेनी हमको, वी आर गुड टू गो। हमारी मिनिमम रिक्वायर्ड जो कैपिटल है वो है 15%। मजा कब आएगा, मजा तब आएगा जब हमें चेक करना पड़ेगा टीयर 1 रेशियो जो है हमारा वो बराबर है कि नहीं, बिकॉज टीयर 1 में जनरली किसी भी एनबीएफसी के लिए तो 10% होना चाहिए मिनिमम, पर क्योंकि ये हमारी एनबीएफसी जो है ये लेंडिंग अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी करती है, विच इज मोर देन 55% ऑफ इट्स टोटल असेट्स, which makes it 12% वाले क्राइटेरिया के लिए एलिजिबल, यानी मिनिमम टीयर 1 आपका 12% होना चाहिए। हम लोग चेक कर लेते हैं, हमने यहाँ पे लिख दिया आपके 227.5 टीयर 1 की कैलकुलेशन करी होगी। यहाँ पे टीयर 1 जो थी ये हमने यहाँ लिख दी, अपॉन हमने 1386 ले लिया। 13 यहाँ पे भी हमको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, आई होप आप समझ ही गए होगे। तो यहाँ पे भी हमने 1386 ले लिया रिस्क वेटेड एसेट, और यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया 100 से। तो हमारा कितना निकल के आ रहा है दोस्तों, क्राइटेरिया हमारा आ रहा है 16.41। मिनिमम कितना इंश्योर करना था हमें, 12 में इंश्योर करना था 12%, यहाँ तो 16.41 है। परफेक्टली फाइन गाइज, वी आर गुड टू गो, बिकॉज हमारा 12% का क्राइटेरिया पूरा हो रहा है। वी आर फुल्ली कंप्लायंट विद दिस कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स। अच्छा, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हो गया। अब अगर इस क्वेश्चन में से आपको डाउट आया है तो आप एक बहुत ही स्मार्ट बच्चे हो, ये मैं आपको बता देता हूं। डाउट अगर आपको कौन सा आया है, ये वाला डाउट आया है, सर इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स जो थे वो कंपलसरी कन्वर्टेबल थे 25 के, हमने 40 की वैल्यू जो थी उसमें से 25 की वैल्यू तो इधर ही ले ली थी, ये 15 की वैल्यू कहाँ गई, ये 15 की वैल्यू यहाँ पर ऐड होनी चाहिए थी क्या? बिल्कुल सही बोला आपने, ये वैल्यू इधर ऐड होनी चाहिए थी, मेरी गलती एज अ फैकल्टी। ये बारीकियां आपको याद रखनी है फॉर योर लर्निंग्स। जहां पर इधर हमने देख लिया कि यहां पर हमने 15 ऐड नहीं किया है, तो मेक श्योर करना आपका 15 भी यहां पर ऐड हो, उसके बाद आपकी टीयर 2 का टोटल हो, उसके बाद आप चेक करो बाकी बची हुई सारी चीजें। तो अब हम आ रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, विच इज असेट क्लासिफिकेशन फॉर एनी एनबीएफसी एक्सेप्ट एमएफआईज, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के अलावा जो भी एनबीएफसीज होते हैं उनका असेट को कैसे हम क्लासिफाई करेंगे, उसके कुछ प्रूडेंशियल नॉर्म्स है वो हम पढ़ लेते हैं। एक टाइमलाइन के थ्रू समझते हैं कैसे कैसे कोई असेट की वो स्टैंडर्ड बनता है, फिर वो एनपीए बनता है, फिर वो सब स्टैंडर्ड बनता है, फिर वो डाउटफुल बनता है, फिर वो लॉस बनता है। तो एक उसकी पूरी टाइमलाइन दे रखी है, वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले जैसी ड्यू डेट आई, ड्यू डेट मतलब जिस दिन कस्टमर को पैसा पे कर देना चाहिए था, या तो इंटरेस्ट पे कर देना चाहिए था, पेमेंट पे कर देना चाहिए था, और ड्यू डेट के बाद उस कस्टमर ने एटलीस्ट 180 डेज तक पेमेंट नहीं किया है, ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं किया और उसके बाद 180 डेज निकल गए, तो 180 डेज तक तो हम उसे स्टैंडर्ड कैटेगरी में मानेंगे। 180 डेज क्रॉस होते ही हम उसे एनपीए मान लेंगे, एनपीए होते ही हम लोग 12 से 18 महीने का वेट करेंगे, 12 से 18 महीने का वेट करेंगे सब स्टैंडर्ड कैटेगरी के अंदर। 12 महीने किसके अंदर, 12 महीने जब आपका मिडिल लेयर या उसके ऊपर की एनबीएफसी है, 18 महीने उस केस में जब आपकी बेस लेयर की एनबीएफसी है। तो एनपीए होने के बाद 18 महीने या 12 महीने रिस्पेक्टिवली
जिसमें भी कैटेगरी में फॉल करते हो, जिस भी लेयर में फॉल करते हो उस एनबीएफसी के हिसाब से, तो उसमें हम आपको सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में रखेंगे। उसके बाद आपको 12-18 महीने भी पूरे हो गए एनपीए हुए हुए, तो हम आपको डाउटफुल कैटेगरी में डाल देंगे। यानी हमने देखा स्टैंडर्ड बने आप 180 डेज तक स्टैंडर्ड में रहे, उसके बाद एनपीए होने के बाद 12 से 18 महीने आप सब स्टैंडर्ड में रहे, और 12 से 18 महीने सब स्टैंडर्ड रहने के बाद हमने आपको डाउटफुल में लॉन्च कर दिया, भाई डाउटफुल कैटेगरी में शिफ्ट हो जाओ। क्यों आपने ये कैटेगरीज बनानी जरूरी है? बिकॉज अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग प्रोविजन बनते हैं इन योर बैलेंस शीट एंड फाइनेंशियल्स, इसलिए कैटेगरी जरूरी हो जाती है। अब यहाँ पर ध्यान ध्यान देना इस बात पे, जो आपकी स्टैंडर्ड के लिए हमने 180 डेज की लिमिट देखी ना, बैंक के अंदर यही लिमिट जो है स्टैंडर्ड के लिए वो 90 डेज की है। तो आरबीआई चाहता है कि एनबीएफसीज भी अब वो 180 डेज से 90 डेज पे शिफ्ट करें, अपने एनपीए क्राइटेरिया को थोड़ा स्ट्रिक्ट बनाना चाहते हैं हम। क्यों 180 डेज तक वेट करें हम किसी एनपीए का, वो पर्पस है आपके बैकग्राउंड में। अब एनबीएफसीज बोली कि सर हमने तो एनबीएफसी का बिजनेस इसलिए चालू किया था कि आपने हमें लिमिट दी थी कि एनपीए हो भी गया तो 180 डेज तक हम वेट कर पाएंगे, तब तक हम कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा लेते। अब उस केस में बैंक ने बोला देखो हम तो चाहते हैं 90 दिन तक आप एनपीए करो, आप नहीं कर सकते तो हम आपको समय दे देते हैं। वही ग्लाइड पाथ जो हमने पढ़ा था नेट ऑन फंडिंग में 2 करोड़ से 10 करोड़ वाला, तो वही हमने ग्लाइड पाथ दे दिया यहाँ पे कि चलो हमको तो अब 90 डेज चाहिए। अगर आपका 180 डेज तक का था अभी तक का सिस्टम, तो ग्लाइड पाथ क्या है, आप पहले 150 डेज तक ओवरड्यू की लाओ टाइमलाइन 31 मार्च 2024 में, फिर 31 मार्च 2025 तक आप वही टाइमलाइन को 120 डेज तक लाओ, 180 से हमने 150 किया, 150 से 120 किया, और फाइनली 31 मार्च 2026 तक आप अपनी पूरी टाइमलाइन जो है वो 90 डेज की कर दो फॉर एनपीए नॉर्म्स। तो ये जो आपका स्टैंडर्ड वाला जो था ये शिफ्ट हो जाएगा 180 डेज से 90 डेज पे एज पर योर ग्लाइड पाथ। 31 मार्च 2026 तक सारी एनबीएफसीज को अगर ओवरड्यू की कैलकुलेशन लगानी है, अपने एसेट को क्लासीफाई करना है, तो वो 90 डेज तक की जो असेट है उसको आप स्टैंडर्ड में रखोगे, 90 डेज होते ही आपका एनपीए में क्लासिफाई हो जाएगा, और वही सब स्टैंडर्ड के लिए 18-12 महीने, डाउटफुल के लिए उसके बाद का टाइम। अब हम एक एक करके समझ लेते हैं अलग अलग असेट्स को। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैंडर्ड असेट की। तो एनी असेट जिससे हम सोच रहे हैं कि भाई ये डिफॉल्ट नहीं करेगा, ये अपना बराबर पेमेंट करेगा, उसको हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं। तो एनी असेट फॉर विच नो डिफॉल्ट इन पेमेंट इज परसीव्ड आइदर इन द प्रिंसिपल और द इंटरेस्ट अमाउंट, तो उसको हमने स्टैंडर्ड मान लिया। तो इस केस में ओवरड्यू होने के बाद भी हमने 180 डेज यानी अब चेंज्ड वैल्यू 90 डेज तक हमने उसे माना कि भाई वो पे कर देगा, कोई बात नहीं, कई बार गलती हो जाती है जेनरली किसी इंसान से, तो उस हिसाब से हमने स्टैंडर्ड असेट बना दिया। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट। any asset that is overdue for 180 days. This is applicable for both base layer as well as your middle layer and the above layer. सब स्टैंडर्ड के लिए हमने 18 महीने 12 महीने डाला था, पर यहाँ जो 180 डेज का जो हमने लिमिट बोला ये बेस लेयर के लिए भी सेम है और मिडिल लेयर के लिए भी सेम है। ठीक है, अब इसके अंदर जो चेंज्ड पाथ था ग्लाइड पाथ वो भी पढ़ लेते हैं। एनपीए स्टैंड्स चेंज्ड ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 डेज एज पर द बिलो ग्लाइड पाथ फेसिड बैनर में हमने पढ़ लिया। मार्च 31 24 तक तो आप 150 डेज तक कर लो, फिर 31 मार्च 2025 में आप अपनी जो नॉर्म्स हैं, अपनी जो कैलकुलेशन है 120 डेज के हिसाब से कर लो प्रोविजंस, और फाइनली 31 मार्च 2026 तक जब आप पहुंच जाओ तब आपको 90 डेज का ओवरड्यू वाला पॉलिसी फॉलो करना है। अगर आप 90 डेज की पॉलिसी 90 डेज में रहे तो आपको सब स्टैंडर्ड मानोगे, 90 डेज के बाद हम उसे एनपीए मान लेंगे। अब मेक श्योर करना जो ये अबव ग्लाइड पाथ है ना, दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू एनबीएफसीज जो ऑलरेडी जिनके लिए 90 डेज का ही एनपीए नॉर्म था। कुछ स्पेशलाइज्ड एनबीएफसीज थी जिनके अंदर पहले से 90 डेज का रूल होता है, तो वो ये ना सोचें कि अच्छा हमारे लिए 90 डेज था पर हमारे पास 150 डेज की आज़ादी हो गई थोड़े टाइम के लिए, फिर हमारे पास 120 डेज की आज़ादी हो गई। ये गलत बात है। हाँ, पहले से आप 90 डेज पे तो आप 90 डेज पे ही रहो। ये उनके लिए जो 180 डेज से 90 डेज पे शिफ्ट हो रहे हैं ग्लाइड पाथ। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसी भी एनपीए को, नॉन परफॉर्मिंग असेट को हम कैसे क्लासीफाई करें। तो मेक श्योर करना हम उसे बोरोवर वाइज क्लासीफाई कर रहे हैं, नॉट फैसिलिटी वाइज। एक ही बोरोवर को अलग अलग टाइप के लोन्स आप दे सकते हो। आपने कुछ 10% पे दिया होगा, आपने कुछ 20% पे दिया होगा, आपने कोई टर्म लोन दिया होगा, एक में आपने एफडी का लोन दिया होगा, कुछ अलग अलग टाइप के लोन्स हो सकते हैं। ठीक है ना, तो जो अलग अलग टाइप के लोन्स दिए, अगर एक भी पर्टिकुलर लोन की फैसिलिटी के अंदर वो बोरोवर ने डिफॉल्ट कर दिया ना, तो बची हुई जितनी भी फैसिलिटी आपने दे रखी है ना, उन सबको आप एनपीए मान लो। ठीक है, ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल फैसिलिटी का देखेंगे हम कि भाई जो 9% वाला लोन था उस पर डिफॉल्ट किया है, क्या पता 18% पे दे दे। आज ऐसा थोड़ी होता है, ये बोरोवर वाइज देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो एनपीए क्लासिफिकेशन हमने किधर देखा, बोरोवर वाइज, इट शुड नॉट बी फैसिलिटी वाइज। एंड दिस इज सेम लाइक बैंक्स में भी ऐसा ही होता है, बट मेक श्योर करना दिस इज नॉट ट्रू फॉर लीज एंड हायर परचेज। लीज एंड हायर परचेज में हम बोरोवर वाइज नहीं देखते, हम फैसिलिटी वाइज देखते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इनकम रिकॉग्निशन। इनकम फ्रॉम एन एनपीए शैल बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन इट इज एक्चुअली रियलाइज्ड। फॉर एग्जांपल, इसकी हमने कैसे बात करी, इसकी हमने इस तरीके से बात करी थी कि सपोज करो ड्यू डेट हुई। ठीक है, ड्यू डेट पे आपको इंटरेस्ट आ जाना चाहिए था, तो आप अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग करते हो, तो आपने अपने फाइनेंशियल्स में डाला होगा, अपने इनकम साइड पे लिख दिया होगा कि भाई मैं इंटरेस्ट इधर से मेरा इनकम ड्यू हो गया, तो हमने ड्यू डेट पर उसकी इनकम को ड्यू मान लिया होगा, इनकम रिकॉर्ड कर लिया होगा हमारी बुक्स में। फिर 180 डेज तक उसका आया ही नहीं, या कह लो अपनी अपडेटेड लिमिट्स में 90 डेज तक उसका पैसा आया ही नहीं, तो इधर आप एनपीए क्लासीफाई करोगे, उसकी इनकम को पहले रिवर्स करो, जो आपने इनकम रिकॉर्ड करी थी ना उसके इंटरेस्ट की इनकम या प्रिंसिपल की इनकम, तो उसको रिवर्स करो। अब रिवर्स करने के बाद इसे वापस तभी आप अपने बुक्स में रिकॉर्ड करोगे जब आपको एक्चुअली मिल जाए। ठीक है, मेक श्योर करना ये बात। और सेकंड हमने क्या बात करी, इनकम रिकॉग्नाइज्ड बिफोर एनपीए एंड रिमेनिंग अनरियलाइज्ड शैल बी
रिवर्स्ड, यानी हमने बात करी ड्यू डेट पे तो हमने इनकम रिकॉग्नाइज कर ली थी, तो जो इनकम रिकॉग्नाइज करी इसको रिवर्स करो, ठीक है। रिवर्स तो करो ही करो, उसके बाद अगर सब्सिक्वेंटली अगर पैसा आ जाता है उस क्लाइंट से इन दिनों में या इन दिनों में या इन दिनों में, तो उस केस में तभी इनकम रिकॉग्नाइज करना जब पैसा आ जाए। तो पैसा आ जाए एनपीए के बाद तभी उसे रियलाइज मानना, और अगर कोई पुरानी इनकम रिकॉर्ड कर रखी थी तो उसको रिवर्स करो। तो अभी तक असेट क्लासिफिकेशन में हमने बात कर ली स्टैंडर्ड की, उसके बाद हमने बात कर ली एनपीए की, इसके बाद हम बात करने वाले हैं सब स्टैंडर्ड की। तो सब स्टैंडर्ड की हम ऑलरेडी जानते हैं क्या होता है। सब स्टैंडर्ड एनपीए था कितने टाइम के लिए, 18 महीने के लिए या फिर 12 महीने के लिए। 18 महीने इन द केस ऑफ, इन द केस ऑफ बेस लेयर, 12 मंथ्स इन द केस ऑफ मिडिल लेयर। अब देखना ये 12 महीने और 18 महीने ऐसा क्यों है, बिकॉज जहां ज्यादा रिस्क है वहां हम 18 महीने का टाइम देते हैं आपको, जहां कम रिस्क है वहां हम कम टाइम देते हैं 12 महीने का। तो ज्यादा रिस्क किधर है, ज्यादा रिस्क है मिडिल लेयर एंड अबव में, तो उसमें हम 12 महीने का ही टाइम देते हैं। तो यानी आप क्लासिफाइड हो एज एन एनपीए फॉर लेस देन इक्वल टू 18 मंथ्स इन केस ऑफ बेस लेयर, या फिर लेस देन इक्वल टू 12 मंथ्स इन द केस ऑफ मिडिल लेयर एंड अबव, तो हम आपको सब स्टैंडर्ड मान लेंगे। अब सब स्टैंडर्ड असेट के अंदर एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या है कि अगर आपकी कोई टर्म्स जो थी किसी कस्टमर के साथ रीनेगोशिएट हुई है, रीस्ट्रक्चर हुआ है, पूरा का पूरा जो लोन का अग्रीमेंट था आपका किसी के क्लाइंट के साथ वो रीस्ट्रक्चर हुआ है, आपका रीनेगोशिएट हुआ है आपके बीच में, एनबीएफसी के बीच में और क्लाइंट के बीच में, तो उस केस में that asset will be classified as substandard only until completion of 1 year of satisfactory performance। एक साल तक भाई ये जो हमने रीस्ट्रक्चर किया है तेरा पूरा ढांचा, एक साल तक बराबर पेमेंट कर तू। पहले हम पहले चेक करेंगे कि भाई कि तू एक साल का रीस्ट्रक्चर करवा के फिर से डिफॉल्ट करने बैठ गया तो मतलब ही क्या हुआ। तो अगर तू एक साल तक बराबर पेमेंट करता रहा तो हम तेरे को सब स्टैंडर्ड में रखेंगे, और एक साल तक तूने सेटिस्फाई कर दिया हमको तो हम तेरे को ट्रांसफर कर देंगे स्टैंडर्ड कैटेगरी में। यहाँ पर हम एक साल की कैलकुलेशन कहाँ से करते हैं, फ्रॉम द डेट व्हेन द फर्स्ट पेमेंट फॉल्स ड्यू इन द रिवाइज्ड टर्म्स, ठीक है। सब स्टैंडर्ड भी हो गया, तो उसके बाद आ गया डाउटफुल। डाउटफुल हमने देखा था कि भाई अगर 12-18 महीने तक आप सब स्टैंडर्ड थी तो ठीक है। अब स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड अब 12-18 महीने से ज्यादा थे तो हम आपको डाउटफुल में शिफ्ट कर देंगे। तो यही लिखा हुआ है, अगर आप इफ वी रिमेन सब स्टैंडर्ड फॉर मोर देन 18 मंथ्स इन केस ऑफ बेस लेयर, मोर देन 12 मंथ्स इन केस ऑफ मिडिल लेयर एंड अबव, तो हमने आपको डाउटफुल कैटेगरी में डाल दिया। एंड फाइनली लॉस असेट हमने किन किन को माना, कोई भी ऐसा असेट विच इज आइडेंटिफाइड एज अ लॉस असेट बाय आइदर एनबीएफसी और द ऑडिटर और द आरबीआई, तो हम उस केस में आपको लॉस असेट मान लेंगे। या फिर आपने तो किसी कस्टमर को लोन दिया था सिक्योरिटी गिरवी रख के, पर उस सिक्योरिटी की वैल्यू 50% से भी कम हो गई है जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू से आपने रखा था उसको, तो उस केस में भी हम आपको लॉस असेट मान लेंगे। बिकॉज हमने सोचा था अगर कस्टमर गलती करेगा, रिकवरी नहीं करेगा, पेमेंट नहीं करेगा, तो हम पैसे ले लेंगे उसकी सिक्योरिटी को बेचकर, पर पता लगा ये सिक्योरिटी ही 50% से कम वैल्यू की रह गई, तो उस केस में तो पूरा घाटा हो चुका है हमारा। हम लोग लॉस असेट कैटेगरी में डाल देंगे उस असेट को भी। तो इसी को हम पढ़ लेते हैं एक बार। असेट एडवर्सली अफेक्टेड बाय थ्रेट ऑफ नॉन रिकवरेबिलिटी ड्यू टू इरोजन। अब देखो टेक्निकल वर्ड क्या है, इरोजन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, दैट इज अगर 50% से ज्यादा का डिक्रीज हो गया आपकी रिकवरेबल वैल्यू में फ्रॉम द लास्ट असेसमेंट, और बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एनी सिक्योरिटी, या फिर कोई फ्रॉड हो चुका था, तो उस केस में हम आपको लॉस असेट की कैटेगरी में डाल देंगे। अब हम बात करने वाले हैं प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट्स इन केस ऑफ एनी एनबीएफसी एक्सेप्ट एमएफआई। एमएफआई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का नाम ने एसेट क्लासिफिकेशन में जिक्र किया था, और ना ही हम यहाँ पे इनकम प्रोविजन में जिक्र करेंगे। अब ये हमने नाटक क्यों किया सर, इतना असेट को क्लासिफाई करने का अलग अलग, इसलिए किया ताकि हम उस पर प्रोविजंस लगा सकते हैं, वही हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर कोई असेट आपका स्टैंडर्ड असेट था, ठीक है, तो उस पर हम कितना प्रोविजन लगाएंगे, हम लोग लगाएंगे 0.25%, एकदम नाम मात्र का लगाएंगे तो सर, पर एकदम नाम मात्र का 0.25% इन केस ऑफ बेस लेयर। अगर आप मिडिल लेयर हो तो ज़्यादा रिस्की हो, थोड़ा रिस्की एरिया हो तो 0.4%, बेस लेयर हो तो 0.25, और अगर मिडिल लेयर हो तो 0.4। अब बाकी सारी जो हमने प्रोविजंस हैं वो दोनों के सेम है, ठीक है। तो आपको याद करने के लिए आसान रहेगा, इसलिए मैंने पहले ही ऊपर लिख दिया दोनों को अलग कैटेगरी में डाल के कि बेस लेयर हो तो 0.25 है और मिडिल लेयर हो तो 0.4 से शुरू होता है मामला इन केस ऑफ अ स्टैंडर्ड असेट। यही अगर आप सब स्टैंडर्ड असेट बन जाते हो तो सब स्टैंडर्ड असेट के केस में 10% का प्रोविजन है, और यहाँ पे भी 10% का है। अब आप सब स्टैंडर्ड के बाद डाउटफुल कैटेगरी में जाते हो। डाउटफुल में 3-4 कैटेगरी ऑफ असेट बनेंगे। सबसे पहला, अगर आप सिक्योर्ड असेट हो, मतलब आपकी जो असेट था वो मतलब अनसिक्योर्ड नहीं है, आपने कोई सिक्योरिटी रखी थी उस असेट के अगेंस्ट, तो अगर आप सिक्योर्ड हो पर जो आपका असेट है दैट इज डाउटफुल अप टू 1 ईयर, 1 साल तक डाउटफुल है, तो 20% का प्रोविजन लगा दो। यहीं अगर आपका असेट सिक्योर्ड है पर आपका डाउटफुल हो गया 1 से ज्यादा साल, तो 1 से ज्यादा और 3 साल से कम हो तो 30%। पर आपका सिक्योर्ड भी था पर आपका डाउटफुल हुए हुए भी असेट को 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं, तो हम आ जाएंगे 50% कैटेगरी के अंदर। अब आपका असेट डाउटफुल भी था, आप भले ही किसी भी कैटेगरी में फॉल करो, आप डाउटफुल होते ही अगर आप अनसिक्योर्ड थे, 1 साल हुआ चाहे 1 महीने हुआ चाहे 3 साल से ऊपर अगर आप भी, तो सीधा 100%। भाई कोई सिक्योरिटी नहीं है तो प्रोविजन करके रखो, अगर गया जैसे ही वो डाउटफुल हुआ पूरा 100% प्रोविजन कर दो क्योंकि सिक्योरिटी नहीं है आपके पास। और अगर आपको लॉस असेट हुआ तो उस केस में भी 100% प्रोविजन करके रखते हैं हम उस पर्टिकुलर केस के अंदर।
वापस एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। स्टैंडर्ड असेट के केस में हमने देखा था अगर बेस लेयर है तो 0.25 का प्रोविजन। स्टैंडर्ड असेट के केस में अगर आप मिडिल लेयर वाले हो तो 0.4 का प्रोविजन। अब है ना, इसको याद करने का तरीका यह है कि आप एक तरीके से आप लेफ्ट साइड में अपने असेट दिमाग में ध्यान रखो और राइट साइड में आप प्रोविजन ध्यान रखो। प्रोविजन आपके धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, 0.25, 0.4, फिर 10, 20, 30, 50, 100, 100। यहाँ पर सब स्टैंडर्ड था। सब स्टैंडर्ड के बाद डाउटफुल के 4 कैटेगरीज, सिक्योर्ड की 3 कैटेगरीज थी। सिक्योर्ड की 3 कैटेगरीज कौन सी? 1 साल से कम, 1 साल से 3 साल, 3 साल से ज्यादा। चौथी कैटेगरी कौन सी थी भाई? पूरी की पूरी अनसिक्योर्ड है, ठीक है। एंड फाइनली लॉस असेट। तो आप इस तरीके से लेफ्ट और राइट में दिमाग में रख के आप इसको पूरे को याद कर सकते हो। ये हमने पढ़ लिया असेट का पूरा क्लासिफिकेशन और प्रोविजनिंग। और आपसे बचे दो पर्टिकुलर पेजेस में हम खत्म करने वाले हैं एनबीएफसी की सारी थियरी। वेरी हाईली लाइकली कि एनबीएफसी जब भी थियरी टेस्ट करेगा तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं उन एरियाज में से टेस्ट करने वाले हैं। सबसे पहले व्हाट इज द ऑडिट प्रोसीजर। इतनी सारी गणित तो लगा दिया, बताओ तो सही, ऑडिटर बन के हम आगे करें तो करें क्या? ऑडिट प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ एनबीएफसी, ये हम पढ़ लेते हैं वाले। सबसे पहले वी विल असरटेन द बिजनेस ऑफ द कंपनी। भाई हम स्कैन करेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, हम मिनट्स पढ़ेंगे सारे, हम डिस्कशन करेंगे मैनेजमेंट की, सर मैं आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, हम बताओ तो सही आपके बिजनेस के बारे में। एनबीएफसी तो ठीक है, सब बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा, कहाँ क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, तो ओवरऑल बिजनेस को समझना है हमको, किन किन एरियाज में डाउट हो सकता है वो हमको पैदा करना है। सेकंड, वी विल इवैल्यूएट द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बैंक्स और एनबीएफसी के केसेस में आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो एज एन ऑडिटर वी विल डिटरमाइन द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड एंड वेदर द इंटरनल कंट्रोल्स आर एडुकेट और नॉट। ये हम पहले इवैल्यूएट करेंगे। तीसरा हम चेक करेंगे क्या? रजिस्ट्रेशन विद द आरबीआई अंडर सेक्शन 44 रजिस्ट्रेशन करवाइए। तो हमने चेक कर लिया आपका रजिस्ट्रेशन तो हो रखा है भाई आरबीआई के साथ। पता लगा एनबीएफसी खोल रखी है, वो आपका क्राइटेरिया याद है? क्वालिफिकेशन ऑफ एन एनबीएफसी क्राइटेरिया पूरा होते ही आपको रजिस्ट्रेशन लेना था। रजिस्ट्रेशन लेने के बाद आपको एनओएफ की, आपकी नेट ओन फंड की रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी थी, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी लेना था। तो मेक श्योर करो वो दोनों काम आपके पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय आरबीआई एंड वेदर योर नेट ओन फंड रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड। Finally, NBFC acceptance of public deposits directions 2026. NBFC acceptance of public deposit RBI directions of 2026. आपको मैंने समझाया था ना इस छोटे से एग्जांपल में, आप अलग अलग तरीके से पैसे उठा सकते हो। तो अगर आप डिपॉजिट्स के थ्रू पैसा उठाते हो, पब्लिक के पैसे, पब्लिक के डिपॉजिट्स लेते हो एज एन एनबीएफसी, तो उन केस में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो ध्यान से सुनो। तो इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं वेदर अ कंपनी हैज कंपाइल्ड बिलो एस्पेक्ट्स फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ पब्लिक डिपॉजिट। सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे सीलिंग ऑन द क्वांटम ऑफ डिपॉजिट्स। सीलिंग, आपको कितने पब्लिक से डिपॉजिट्स आप एक्सेप्ट कर सकते हो, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगी आपकी क्रेडिट रेटिंग। और क्रेडिट रेटिंग कौन देगा आपको? क्रेडिट रेटिंग अप्रूव्ड रेटिंग एजेंसी देगी, कोई एरी गैरी नहीं, कोई अप्रूव्ड रेटिंग एजेंसी आपको क्रेडिट रेटिंग देगी। और उस क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से डिसाइड होगी कि आप एक बार में पब्लिक से कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो। योर सीलिंग ऑन द क्वांटम ऑफ डिपॉजिट्स विल बी डायरेक्टली लिंक टू योर क्रेडिट रेटिंग। अगर आपकी क्रेडिट रेटिंग ज्यादा हुई तो आप ज्यादा डिपॉजिट्स ले पाओगे, अगर आपकी क्रेडिट रेटिंग कम हुई तो आप कम डिपॉजिट्स ले पाओगे। अपग्रेडिंग और डाउनग्रेडिंग बोलते हैं क्रेडिट रेटिंग को, बढ़ना और कम करना, इंक्रीज डिक्रीज नहीं, टेक्निकल वर्ड के अपग्रेडिंग और डाउनग्रेडिंग। अब ध्यान से सुनना। If downgrading of your credit rating below minimum specified investment grade has happened, then in that case NBFC will regularize the excess deposits. ये क्या भारी बात बोल दी सर। डाउनग्रेडिंग मतलब आपके क्रेडिट रेटिंग बढ़ भी सकती थी, कम भी हो सकती है, हमने देखा। तो इस केस में अगर आपकी क्रेडिट रेटिंग कम हो गई है, और कम भी इतनी कम कि जो मिनिमम स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट ग्रेड है उससे भी कम हो गई है, तो आपने जो भी एक्सेस डिपॉजिट्स ले रखे हैं उनको लेकर कुछ स्पेसिफिक चीजों का ध्यान रखो। ध्यान से सुनते हैं। सबसे पहले एज एन एनबीएफसी एट विथ इमीडिएट इफेक्ट you will stop accepting fresh deposits and renew existing ones. ना तो कोई फ्रेश डिपॉजिट लोगे और ना ही कोई एग्जिस्टिंग डिपॉजिट को रिन्यू करोगे। एकदम रुक जाओ। आप ऑलरेडी लिमिट को ब्रीच कर चुके हो, आपकी लिमिट कम की थी, आप ऑलरेडी ज्यादा पे ऑपरेट कर रहे हो, तो सबसे पहले तो रोक दो, कोई भी नया नहीं लेना, और जो पहले ही है उसको रिन्यू नहीं करना। सेकेंड, all the existing deposits they will run off to maturity, that is there is no premature disruption, they will continue date till they last। यानी कोई आपने डिपॉजिट ले रखा था जिसकी मैच्योरिटी है अभी 2 महीने में, 3 महीने में, 1 साल में, तो वो जब तक उसकी मैच्योरिटी आएगी तब तक ही हम उसको मैच्योर करेंगे, तभी उसको पे करेंगे। कोई पहले से हमें उसे मैच्योर नहीं करना, पहले से उसे हमें डिपॉजिट की तरह हटाना नहीं है। तो मेक श्योर करना दे रन ऑफ टिल द मैच्योरिटी ऑल द एग्जिस्टिंग डिपॉजिट्स। अब थर्ड पॉइंट, यू हैव टू रिपोर्ट द पोजीशन विद इन 15 डेज टू रीजनल ऑफिस ऑफ आरबीआई। ये जो पूरी कंडीशन है जहाँ पे आपकी लिमिट एक्सीड हो गई है, आपकी डाउनग्रेड हो गई है क्रेडिट रेटिंग बिलो विद द मिनिमम स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट ग्रेड, तो सबसे पहले 15 दिन के अंदर ये पोजीशन की इन्फॉर्मेशन दो रीजनल ऑफिस ऑफ आरबीआई को। ये 3 पॉइंट्स पढ़ लिए। इसके बाद फाइनल पॉइंट क्या है? नो मैच्योर्ड डिपॉजिट इज रिन्यूड विदाउट एक्सप्रेस एंड वॉलंटरी कंसेंट ऑफ द डिपॉजिटर। अब लास्ट पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत लॉजिकल पॉइंट है। अब क्योंकि आपकी समझो आपकी क्रेडिट रेटिंग गिर चुकी, मतलब एनबीएफसी कहीं ना कहीं खतरे वाली पोजीशन में, यानी कुछ ना कुछ तो नुकसान चल रहा है एनबीएफसी को, कुछ वल्नरेबल पोजीशन पे हिली हुई है पोजीशन।
तो ऐसे में आप चाहोगे कि आपके पास जो पैसा है वो आपके पास ही रहे, आपको किसी को देना ना पड़े, एक बार कंपनी के फंक्शंस आप सुधारना चाहोगे, है ना? तो आप क्या करते हो, जैसे ही कोई मैच्योर होने वाला तो डिपॉजिट, तो आप डिपॉजिटर को बोलते हो भाई सुन, है ना, 1 साल और रहने दे हमारे पास, हम तेरे को देंगे ना इंटरेस्ट बराबर, तो टेंशन क्यों लेता है? तो इस केस में ध्यान रखना, नो मैच्योर्ड डिपॉजिट विल बी रिन्यूड विदाउट द एक्सप्रेस एंड वॉलंटरी कंसेंट ऑफ द डिपॉजिटर। पहले डिपॉजिटर की आपको एक्सप्रेस एंड वॉलंटरी कंसेंट होनी चाहिए, ठीक है? एक्सप्रेस भी होनी चाहिए, वॉलंटरी भी होनी चाहिए। डिपॉजिटर खुद भी बताए और आउटराइट बताए, ये नहीं अज्यूम कर लो आप। तो जब तक उसने डिपॉजिटर ने परमिशन नहीं दी, आप उसका जो मैच्योर हो गई डिपॉजिट उसको आप रिन्यू नहीं करोगे। तो चारों पॉइंट्स को वापस रिवाइज करते हैं विद इमीडिएट इफेक्ट। आप सबसे पहले क्या करोगे, एक्सेप्ट कर दो फ्रेश डिपॉजिट्स लेना और रिन्यू करना बंद कर दो एक्जिस्टिंग डिपॉजिट्स को, सबसे पहला बात। दूसरा, जो भी आपके एक्जिस्टिंग डिपॉजिट थे उनको दे विल रन ऑफ टिल मैच्योरिटी, उनको कोई प्री मैच्योर डिसरप्शन नहीं करना, दे विल कंटिन्यू टिल द लास्ट डेट। ओके, नेक्स्ट, ये जो रिपोर्ट है पूरी इस पोजीशन की, रिपोर्ट दो टू आरबीआई विद इन टू हुम, टू रीजनल ऑफिस ऑफ आरबीआई विद इन 15 वर्किंग डेज। नेक्स्ट, फाइनली, कोई भी मैच्योर डिपॉजिट है, इट विल नॉट बी रिन्यूड विदाउट द एक्सप्रेस एंड वॉलंटरी कंसेंट ऑफ द डिपॉजिटर। ये हमने पढ़ लिए। इफ देयर इज अ डाउन ग्रेडिंग ऑफ क्रेडिट रेटिंग बिलो मिनिमम स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट ग्रेड, तो हमने ये कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पढ़ लिए। देन उसके बाद एज एन ऑडिटर आपको क्या देखना है, वी हैव टू असरटेन इफ द एनबीएफसी हैज एक्सेप्टेड डिपॉजिट्स ओनली आफ्टर रिटन एप्लीकेशन फ्रॉम द डिपॉजिटर। किसी भी डिपॉजिटर की आपके पास रिटन एप्लीकेशन है, उसी के बाद उस एनबीएफसी ने उसका डिपॉजिट एक्सेप्ट किया, ये मेक श्योर करो। नेक्स्ट, फॉर एनबीएफसी इज नॉट एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट्स, किसी ऐसी एनबीएफसी जो पब्लिक डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट ही नहीं करती, उस केस में मेक श्योर करो जो बोर्ड है उसने पास किया है रेजोल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी ऐसी एनबीएफसी होती है जो पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट ही नहीं करती, तो जो बोर्ड है उसको पास करना पड़ता है रेजोल्यूशन, ये चीज हमें मेक श्योर करनी पड़ती है। नेक्स्ट, वी विल वेरीफाई द डिपॉजिट रजिस्टर मेंटेन्ड बाय द एनबीएफसी। जो भी डिपॉजिट्स का आपका रजिस्टर मेंटेन करते हो जिसमें सारे डिपॉजिट्स का लेखा जोखा दे रखा होता है, वो आप देख लो, आप चेक कर लो जो भी इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस है वो बराबर हो रही है कि नहीं हो रही, तो आप टेस्ट चेक कर लोगे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन फॉर ऑल द डिपॉजिट्स। एंड देन फाइनली यू विल चेक इफ द एनबीएफसी हैज फाइल्ड इट्स रिटर्न्स टाइमली। तो एक बार क्विकली हम ग्लांस कर लेते हैं ऑल द एनबीएफसी एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स आरबीआई डायरेक्शंस 2016। सबसे पहले हमने बात करी थी सीलिंग ऑन द क्वांटम ऑफ डिपॉजिट्स, कितने डिपॉजिट्स हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, उस पर लिमिट थी और ये लिमिट लिंक्ड थी क्रेडिट रेटिंग पर। अगर क्रेडिट रेटिंग ज्यादा होगी तो ज्यादा कर सकते हो, कम होगी तो कम कर सकते हो, और ये क्रेडिट रेटिंग कौन डिसाइड करेगी, इट हैज टू बी डिसाइडेड बाय एन अप्रूव्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इसके बाद ध्यान रखना, आपकी डाउनग्रेडिंग हो गई क्रेडिट रेटिंग की, इट फेल्ट बिलो द मिनिमम स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट ग्रेड, तो उस केस में एनबीएफसी को रेगुलराइज करने पड़ेंगे अपने एक्सेस डिपॉजिट्स। तो क्या 4 चीजें करेगा, सबसे पहले फ्रॉम इमीडिएट इफेक्ट स्टॉप एक्सेप्टिंग फ्रेश डिपॉजिट्स एंड रिन्यूइंग द एक्जिस्टिंग वंस, स्टॉप करो इमीडिएट इफेक्ट। सेकंड, एक्जिस्टिंग डिपॉजिट्स जो है उनकी टेंशन मतलब दे विल रन ऑफ टिल द मैच्योरिटी, देयर हैज टू बी नो प्री मैच्योर डिसरप्शन एंड दे विल कंटिन्यू टिल द लास्ट डेट। नेक्स्ट, आपको ये जो आपकी पोजीशन है, जो आपकी हालत हो गई है अभी, इतना डाउनग्रेड हो गई, आपकी क्रेडिट रेटिंग मिनिमम स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट ग्रेड से नीचे जा चुकी है, इस पोजीशन के बारे में आप रिपोर्ट करो टू रीजनल ऑफिस ऑफ आरबीआई विद इन 15 वर्किंग डेज। फाइनली, देयर हैज टू बी नो मैच्योर डिपॉजिट रिन्यूड विदाउट द एक्सप्रेस एंड द वॉलंटरी कंसेंट ऑफ द डिपॉजिटर। इसके बाद हमने कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स पढ़े थे, दैट वी विल असरटेन इफ द एनबीएफसी हैज एक्सेप्टेड डिपॉजिट्स ओनली आफ्टर रिटन एप्लीकेशन फ्रॉम द डिपॉजिटर। नेक्स्ट, इफ एनबीएफसी इज नॉट एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट्स, उस केस में आपको बीओडी मेक श्योर करना है जो बीओडी है वो पास कर चुका है रेजोल्यूशन, ठीक है? आपको ये देख लेना है, आपको वेरीफाई कर लेना है डिपॉजिट रजिस्टर मेंटेन कर रही है कि नहीं कर रही है, एनबीएफसी बराबर है कि नहीं, सारी चीजें आपको टेस्ट चेक कर लेनी है, इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस फॉर ऑल द डिपॉजिट्स। एंड फाइनली मेक श्योर करना जो एनबीएफसी है उसने सारी रिटर्न्स टाइमली फाइल कर दी है। हमने सारी बात कर ली है विद रिगार्ड्स एनबीएफसी एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट आरबीआई डायरेक्शंस 2016। अब हम बात करें एनबीएफसी प्रूडेंशियल नॉर्म्स। इतनी सारे प्रूडेंशियल नॉर्म्स मुंह से ही आपने इतनी बार बोल दिया सर, ये वापस से हम पढ़ना है एक बार, इसको अलग टॉपिक की तरह दे रखा है कि प्रूडेंशियल नॉर्म्स की एक कंप्लायंस हम इंश्योर कर लेंगे एज एन ऑडिटर। सबसे पहले हमने क्या इंश्योर किया, वी विल चेक दैट इट इज कंप्लाइड प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑफ इनकम रिकॉग्निशन, ठीक है? ये हमने पढ़ा था, इनकम रिकॉग्निशन अलग अलग पॉइंट्स पढ़े थे। इट हैज कंप्लाइड विद प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑफ एडवांस क्लासिफिकेशन, दैट इज सब स्टैंडर्ड असेट है, स्टैंडर्ड असेट है, लॉस असेट है, तो आपने एडवांस क्लासिफिकेशन देख लिया। उसके बाद हमने देख लिया इनकम रिकॉग्निशन का प्रूडेंशियल नॉर्म्स। फिर 2-3 छोटे मोटे पॉइंट, अगर बीओडी है वो ग्रांट करता है डिमांड या कॉल लोन्स, तो मेक श्योर करो उसने इंप्लीमेंट कर ली पॉलिसी। एनबीएफसी ग्रांट कर रही है अगर डिमांड और कॉल लोन्स, तो बीओडी मेक श्योर करेगा आपकी पॉलिसी आप इंप्लीमेंट करते हो कि नहीं करते। नेक्स्ट, अगर आप एनपीए हो तो उस केस में आप चेक कर लोगे जो अनरियलाइज्ड इनकम है इट इज नॉट टेकन टू पीएनएल ऑन अक्रूवल बेसिस एट ऑन रियलाइजेशन बेसिस। यानी आप एनपीए होते ही अब आपका हम इंटरेस्ट को जिस दिन भी ड्यू डेट पे आ गया इंटरेस्ट उस दिन हम उसको इनकम रिकॉर्ड कर लेंगे, ऐसा पॉलिसी गया। आप एनपीए हो चुके हो, आप रियलाइजेशन बेसिस पे चलोगे। अगर आपने दे दिया तो हम इनकम रिकॉर्ड कर लेंगे, अगर रिकवरी हो गई तो इनकम रिकॉर्ड कर लेंगे, वरना आपको हम मान लेंगे आप बैड डेट हो गए हो, हम उसको इनकम की होगी रिकॉर्ड तो भी रिवर्स कर देंगे।
अब यहाँ एक पॉइंट ध्यान रखना, चेक इफ ऑल द एनपीएज इन द प्रीवियस ईयर ऑल्सो कंटिन्यू टू बी शोन इन द करंट ईयर। जो भी प्रीवियस ईयर एनपीए हो चुका था वो इस साल भी करंट ईयर की लिस्ट में भी एनपीए में ही दिखना चाहिए। ये नहीं कि अपने इस साल उसको नॉर्मल एसेट बना दिया, स्टैंडर्ड एसेट बना दिया, सब स्टैंडर्ड बना दिया, ऐसा मत करना। तो एक बार क्विकली रिकॉल कर लेते हैं सारे पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट, हमें दो चीज़ों का कंप्लायंस इंश्योर करना है। सबसे पहला इनकम रिकग्निशन का, उसके अलावा कंप्लायंस इंश्योर करना है प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑफ एडवांस क्लासिफिकेशन का, स्टैंडर्ड है, सब स्टैंडर्ड है, लॉस है। तो हमने दोनों चीज़ देखी। उसके बाद अगर एनबीएफसी ग्रांट कर रही है डिमांड और कॉल लोन्स तो उस केस में बीओडी ने पॉलिसी इंप्लीमेंट करी है कि नहीं करी। अगर आपके एनपीए हो चुका है तो फिर आप आ जाओ रियलाइजेशन बेसिस पे, अक्रूवल बेसिस पे खत्म करो अपनी अनरियलाइज्ड इनकम को रिकॉर्ड करना। एंड फाइनली आपका जो भी एनपीए है, जो पिछले साल एनपीए हो चुका था, कंटिन्यू करो, वो इस साल भी आपके इस साल के रिकॉर्ड्स में भी, इस साल के फाइनेंशियल्स में भी एनपीए कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए, दिखना चाहिए। ये हमने बात कर ली एनबीएफसी के सारे प्रूडेंशियल नॉर्म्स की। नेक्स्ट टॉपिक वी आर स्टडिंग इज ऑडिट चेकलिस्ट फॉर एनबीएफसी आईसीसी। आईसीसी यानी इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी। ऐसी कंपनीज जो आगे लोन भी देती हैं और आगे इन्वेस्टमेंट भी करती हैं। याद आ रहा है जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ एनबीएफसी पढ़ रहे थे तो मैंने आपको स्पेसिफिकली बोला था कि ये एनबीएफसी आईसीसी वाली जिसको हम आगे डेप्थ में पढ़ने वाले हैं, तो उसका समय भी अब आ गया है। तो इसके लिए क्या चेकलिस्ट के पॉइंट्स है उसका हम ध्यान रखते हैं। मेजरली इसके पॉइंट्स जो है वो इन्वेस्टमेंट बेस्ड है, कुछ एक आध दो पॉइंट्स लोन के भी हैं, बट अब इन्वेस्टमेंट्स को दिमाग में रखोगे तो आपको सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे। सबसे पहले कोई ऐसे शेयर्स जो हैं विच आर हेल्ड बाय द डिपॉजिटरी, उसके लिए हम कंफर्मेशन ले लेंगे डिपॉजिटरी से। एक पॉइंट आपके मॉड्यूल में ये भी दे रखा था कि वी विल डू फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ शेयर्स। कितना पुराने जमाने का पॉइंट है, आजकल कोई फिजिकल वेरिफिकेशन आप कर ही नहीं सकते शेयर्स का, तो वो मैंने इधर नहीं लिखा है, पर आप लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, उसके मार्क्स भी आपको मिल जाएंगे। फिलहाल आप समझ लो, हम तो प्रैक्टिकल पॉइंट्स भी समझते हैं और लर्न करने वाले पॉइंट्स भी समझते हैं, ताकि हम तो एक लर्नड चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, है ना। तो हम लोगों ने पहला पॉइंट क्या देखा, शेयर्स हेल्ड बाय द डिपॉजिटरी, उस केस में हम ऑब्टेन कर लेंगे कंफर्मेशन फ्रॉम द डिपॉजिटरी। Next, we will verify if the NBFC has not advanced any loans against the security of its own share. खुद ही की शेयर्स को गिरवी रख के एनबीएफसी ने अगर किसी को लोन दे दिया है तो मेक श्योर करेंगे ऐसा नहीं हो रहा, खुद के शेयर्स को आप गिरवी नहीं रख सकते। नेक्स्ट, वी विल वेरीफाई दैट इफ द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, अगर डिविडेंड डिक्लेयर हो गई तो उस केस में कंपनी को रिसीव हो गई है कि नहीं, एनबीएफसी को डिविडेंड रिसीव हो जानी चाहिए। या फिर अगर कोई इंटरेस्ट है वो ड्यू हो गया है तो वो इंटरेस्ट अकाउंट फॉर हो जाना चाहिए, एक्सेप्ट फॉर द केस ऑफ एनपीएस। एनपीएस केस में तो हमको ऑफकोर्स उसको रियलाइजेशन बेसिस पे शिफ्ट करना पड़ता है, हम इंटरेस्ट इनकम को रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते। तो डिविडेंड डिक्लेयर हो गया तो रिसीव हो जाए, और अगर इंटरेस्ट ड्यू हो गया है तो वो अकाउंट फॉर हो जाए। अब इसमें कुछ छोटी मोटी पॉइंट्स का ध्यान रखना। जो डिविडेंड है ऑन शेयर्स ऑफ एनी कंपनी और एंड द यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, दे आर रिकॉग्नाइज्ड ऑन कैश बेसिस। तो कभी कभार डिविडेंड नहीं डिक्लेयर हो तो एक अनसर्टेनिटी रहती है, तो हम कभी भी इसकी शॉर्ट इनकम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। तो वी विल ओनली रिकॉग्नाइज डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ कंपनी एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स व्हेन दे आर ऑन कैश बेसिस, व्हेन दे आर एक्चुअली रियलाइज्ड। ठीक है, अब यहाँ पे दो इंटरेस्टिंग चीजें, आपको ऑप्शन दिया है एज एन एनबीएफसी, आपके पास ऑप्शन है, आप डिविडेंड को अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड कर सकते हो, ओनली एंड ओनली इज यू हैव द कंपनी, जिस भी कंपनी में आपने इन्वेस्ट कर रखा है, दे हैव डिक्लेयर्ड इन द एजीएम एंड देर इज राइट टू रिसीव पेमेंट। अगर डिविडेंड डिक्लेयर हो चुकी है एजीएम में और देर इज राइट टू रिसीव पेमेंट, उस केस में आप आपकी जो डिविडेंड है उसको अक्रूवल बेसिस पे भी रिकॉर्ड कर सकते हो, आपके पास ये ऑप्शन है। दूसरा आपके पास एक और ऑप्शन है, जो आपके बॉन्ड्स हैं उनको भी आप अक्रूवल बेसिस पे कर सकते हो, बट कंडीशन क्या है, इफ जो इंटरेस्ट रेट है वो प्री डिटरमाइंड है और इट इज सर्विस रेगुलरली, कोई अरियर में नहीं है। यानी इंटरेस्ट रेट आपकी प्री डिटरमाइंड, आपको पहले से ही पता है इंटरेस्ट रेट क्या है, बॉन्ड का इंटरेस्ट है वो आपको रेगुलरली मिलता है, उस केस में हम जो इनकम फ्रॉम बॉन्ड है उसको भी अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब हमको कुछ छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट्स के पॉइंट हम देख लेते हैं। सबसे पहले वी विल चेक इफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ AS 13 दैट इज अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स इज कंप्लाइड। ठीक है, इंडेस में क्या था बताओ, इंडेस कौन सा था इन्वेस्टमेंट्स का, वो सब जने कमेंट्स में लिख के बताएंगे। तो AS 13 जो था अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स, हमने वो कंप्लायंस देख ली। नेक्स्ट हमने वेरीफाई करी बोर्ड मिनट्स फॉर परचेज एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स फॉर दैट एनबीएफसी। एंड फाइनली वी विल चेक द इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एज पर एनबीएफसी प्रूडेंशियल नॉर्म्स। प्रूडेंशियल नॉर्म्स फिर से आ गए यहाँ पे, और उसके हिसाब से हमने इन्वेस्टमेंट्स की बराबर वैल्यूएशन करी कि नहीं करी। एक बार क्विक ग्लांस कर लेते हैं फटाफट सारे टॉपिक्स का। जो शेयर्स हैं डिपॉजिटरी के पास है, उसके लिए हम डिपॉजिटरी से कंफर्मेशन ले ली हमने। आप मेक श्योर करोगे आपने कोई भी ऐसा लोन एडवांस नहीं किया अगेंस्ट योर ओन सिक्योरिटीज, खुद की सिक्योरिटी के अगेंस्ट कोई लोन नहीं दोगे आप। नेक्स्ट आप मेक श्योर करोगे जो डिविडेंड है अगर वो डिक्लेयर हो गई तो वो रिसीव हो जाए एनबीएफसी को, और अगर इंटरेस्ट ड्यू हो गया तो वो अकाउंट फॉर हो जाए। अब इसमें कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स क्या थे, डिविडेंड है और डिविडेंड जो है किसी शेयर्स ऑफ अ कंपनी से आती है या फिर यूनिट्स ऑफ द म्यूचुअल फंड से आती है, तो मेक श्योर करो वो डिविडेंड आपकी कैश बेसिस पे रिकॉर्ड होती हो। पर आपके पास ऑप्शन है, आप उसी डिविडेंड को अक्रूवल बेसिस पे भी रिकॉर्ड कर सकते हो अगर वो डिविडेंड उस कंपनी ने डिक्लेयर कर दी है इन द एजीएम एंड देयर इज राइट टू रिसीव पेमेंट। अनदर थिंग, जो इनकम फ्रॉम बॉन्ड है वो भी आपको अक्रूवल बेसिस पे करनी अलाउड है अगर आपको पहले से ही इंटरेस्ट पता है, इट इज प्री डिटरमाइंड एंड इट इज सर्विस्ड रेगुलरली एंड इट इज नॉट इन द अरियर्स, देन आल्सो यू कैन रिकॉर्ड इट ऑन अक्रूवल बेसिस इनकम फ्रॉम बॉन्ड्स। एंड फाइनली AS 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स का कंप्लायंस इंश्योर करो। फिर मेक श्योर करो कि आपने बोर्ड मिनट्स जो हैं फॉर परचेज एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स वो वेरीफाई कर लिए हैं। एंड फाइनली इन्वेस्टमेंट्स की जो वैल्यूएशन के लिए जो एनबीएफसी के प्रूडेंशियल नॉर्म्स हैं वो आपके कंप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे।
तो फाइनली अब हम आ चुके हैं हमारे लास्ट फेज में भी और लास्ट पेज पे भी ऑफ एनबीएफसी ऑडिट। थोड़ा सा और अटेंशन एंड वी आर वेरी गुड टू गो। वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर विद एब्सोल्यूट कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। उसके बाद मजा आने वाला है। तो अब हम करने वाले हैं ऑडिट रिपोर्ट की बात। ऑडिट रिपोर्ट फॉर एनबीएफसीज एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट फॉर एनबीएफसीज नॉट एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट्स। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनबीएफसीज एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट्स की बात। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो आपने डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए हैं वो क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से बराबर है कि नहीं। क्रेडिट रेटिंग आपको आपको क्या बताती है? आपको सीलिंग ऑन क्वांटम ऑफ डिपॉजिट्स बताती है, आप कितने डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकते हो। अच्छी क्रेडिट रेटिंग मतलब ज्यादा डिपॉजिट्स, खराब क्रेडिट रेटिंग मतलब कम डिपॉजिट्स। तो आपने उसी क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से अपने डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए हैं। नेक्स्ट जो आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है विच इज इन द रिटर्न सबमिटेड टू आरबीआई, इट इज करेक्टली डिटरमाइंड। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या था? 15%, याद आ रहा है? मिनिमम 15% होना चाहिए। टीयर 1 के लिए क्या था? 10% होना चाहिए। अगर आपने लेंडिंग की अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी तो 12% होना चाहिए। तो उसी चीज का ध्यान रखते हुए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो करेक्टली डिटरमाइंड है कि नहीं। नेक्स्ट, डिपॉजिट्स इन एक्सेस ऑफ द परमिसिबल लिमिट्स आर रेगुलराइज्ड। आपने जरूरत से ज्यादा डिपॉजिट एक्सेप्ट कर ली है तो उस केस में आपको रेगुलराइज करने पड़ेंगे। वो 4 पॉइंट अगर आपको याद आ रहे होंगे, हमने जो ऊपर पढ़े थे, यहाँ पर याद तो आते नहीं है तुम्हें कुछ भी, तो इस तरीके से हम लोग रेगुलराइज करेंगे। ये रेगुलराइज के पॉइंट्स थे कि भाई स्टॉप करो फ्रेश डिपॉजिट्स लेना, 15 दिन में इन्फॉर्म करो रीजनल ऑफिस को। आप जो एग्जिस्टिंग डिपॉजिट्स दे विल रन ऑफ टू मैच्योरिटी। जो मैच्योर डिपॉजिट्स हैं उनको हम तभी रिन्यू करेंगे जब हमारे पास एक्सप्रेस और वॉलंटरी कंसेंट होगी डिपॉजिटर की। तो यही सब बातें डिपॉजिट्स इन एक्सेस ऑफ परमिसिबल आर रेगुलराइज्ड। अब अगर आपने कोई वायलेशन किया है, वायलेशन ऑन एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, अगर कोई वायलेशन हुआ है ऐसे में, तो वो भी हम इधर रिपोर्ट कर देंगे। अगर कोई डिफॉल्ट हुआ है इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, अगर आपने कोई डिफॉल्ट कर दिया है पेमेंट का, इंटरेस्ट का, तो उस केस में भी हम यहां पर मेंशन कर देंगे। फिर आप मेक श्योर करोगे कंप्लायंस हुआ है पूरा प्रूडेंशियल नॉर्म्स के साथ, वो भी हम रिपोर्ट कर देंगे। अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वी हैव टू मेक श्योर दैट द एनबीएफसी हैज फर्निश्ड टू आरबीआई क्या क्या चीज? रिटर्न ऑन डिपॉजिट्स, रिटर्न ऑन डिपॉजिट्स इन DNBS01, DNBS01, DNBS में रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स आपने आरबीआई के साथ फर्निश किया है कि नहीं किया। और एक और चीज फर्निश करी है आपने आरबीआई के साथ, क्वार्टरली रिटर्न्स ऑन प्रूडेंशियल नॉर्म्स। तो उस केस में आपकी कंप्लायंस पूरी हुई कि नहीं, हम मेक श्योर करेंगे और रिपोर्ट कर देंगे हमारे एनबीएफसी इन केस ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स के केस में। अब एनी एनबीएफसी विच इज नॉट एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, उसके केस में हम क्या मेक श्योर करेंगे? सबसे पहले हमने क्या देखा था? वो एनबीएफसी जो पब्लिक से डिपॉजिट्स ही नहीं लेती। सबसे पहला पॉइंट, वी विल मेक श्योर वेदर द बीओडी हैज पास्ड रेजोल्यूशन फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। ये हमने पॉइंट पढ़ा था अभी। तो बीओडी ने पास कर लिया है रेजोल्यूशन फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, ये मेक श्योर करेंगे। सेकंड, हम मेक श्योर करेंगे क्या हमने कोई साल भर में डिपॉजिट्स एक्सेप्ट तो नहीं कर लिए। पहले हमने बोला कि हम डिपॉजिट नहीं लेंगे और अब हम बाद में किसी एक्सेप्ट तो नहीं कर लिया हमने किसी के डिपॉजिट, तो ये मेक श्योर करेंगे साल भर में ऐसा कुछ तो नहीं हो गया। नेक्स्ट, अगेन वी विल कंप्लाई विद द प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑफ आरबीआई। फाइनली, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आपका NBS7 के अंदर करेक्टली फाइल हुआ है कि नहीं हुआ। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भाई 15% की कहानी, इधर क्या था? NBS7 के अंदर करेक्टली फाइल हुआ है कि नहीं हुआ। आरबीआई के साथ अपने एनुअल स्टेटमेंट दिया है कि नहीं दिया कैपिटल फंड्स का इन NBS7। एंड फाइनली, अगर कोई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन था तो वो करेक्टली क्लासिफाई हुआ है कि नहीं हुआ। तो इस तरीके से हमने ऑडिट रिपोर्ट फॉर ऑल एनबीएफसीज एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट्स एंड नॉट एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट्स का भी डिस्कशन कर लिया है। एंड विद दिस वी विल मूव ऑन टू ऑडिटर्स ड्यूटी टू रिपोर्ट टू बीओडी। यानी ये तो हमें रिपोर्ट डेफिनेटली करना ही है। और ऊपर में क्या रिपोर्ट करना है हमें? अगर हम डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी हुए तो हम ये कर देंगे, और अगर डिपॉजिट टेकिंग नहीं हुए तो हम ये कर देंगे। तो अब हम पढ़ने वाले हैं ऑडिटर्स ड्यूटी टू रिपोर्ट टू बीओडी। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे वही सारी चीजें जो हम एनबीएफसी में अभी तक पढ़ते आए, वही चीज। इफ द कंपनी इज एन एनबीएफसी एंड मीटिंग द प्रिंसिपल बिजनेस क्राइटेरिया। अरे यार क्या ऑब्वियस बात है, शुरुआत की बात आप कर रहे हो। अब हम ये बता रहे हैं कि भाई कंपनी ने प्रिंसिपल बिजनेस क्राइटेरिया मीट किया कि नहीं मीट क्राइटेरिया मीट किया। कौन सा था? 50-50 टेस्ट। वही फाइनेंशियल असेट्स जो हैं आपके टोटल असेट के 50% से ज्यादा होने चाहिए। आपकी जो इनकम फ्रॉम फाइनेंशियल असेट्स है वो ज्यादा होना चाहिए 50% से टोटल इनकम, टोटल ग्रॉस इनकम की। तो वही चीजें प्रिंसिपल बिजनेस क्राइटेरिया मीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। और अगर हो रहा है तो कंपनी ने ऑब्टेन कर लिया सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम आरबीआई। बेसिक बात। नेक्स्ट, इफ यू आर होल्डिंग द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वी विल मेक श्योर वेदर यू आर एंटाइटल्ड टू कंटिन्यू टू होल्ड। मतलब रजिस्ट्रेशन ले लो वो तो ठीक है, फिर मेक श्योर करो क्या आप एंटाइटल्ड हो कंटिन्यू टू होल्ड करने के लिए, क्या आप लायक हो कि आप उस सर्टिफिकेट को होल्ड करने के आपने सारे रूल्स एंड क्राइटेरियाज अधेर किए हैं एज ऑन 31 मार्च ऑफ दैट एनी ईयर। ठीक है, तो पहले ये देख लो, ऑब्टेन कर लिया, उसके बाद आप लायक तो हो, एंटाइटल्ड टू कंटिन्यू टू होल्ड COR। नेक्स्ट, वेदर द एनबीएफसी इज मीटिंग NOF रिक्वायरमेंट्स। अरे यार वही नेट ओन फंड्स 2 करोड़ को 10 करोड़ जो बना दिया था, 10 करोड़ की रिक्वायरमेंट एज इन मास्टर डायरेक्शन दैट इज आरबीआई एनबीएफसी SBR डायरेक्शंस 2023, मास्टर डायरेक्शंस ऑफ आरबीआई डायरेक्शंस 2023। अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना है? एवरी एनबीएफसी शैल सबमिट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम स्टैट्यूटरी ऑडिटर that it is eligible to hold certificate of practice to regional office of non-banking supervision. Oh my God, sir.
सर्टिफिकेट फ्रॉम स्टैट्यूटरी ऑडिटर लेना है, और विद इन 5 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ साइनिंग ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट हमको एलिजिबिलिटी टू होल्ड सीओआर के बारे में रीजनल ऑफिस ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन को इन्फॉर्म कर देते हैं। रीजनल ऑफिस ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन को इन्फॉर्म करना है हमें क्या, कि हम लोग एलिजिबल हैं टू होल्ड सीओआर। इसका सर्टिफिकेट कौन देगा? स्टैट्यूटरी ऑडिटर। हम दे देंगे ये विद इन 5 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ध्यान रखना, दिस 5 वर्किंग डेज शुड नॉट बी लेटर देन 31 दिसंबर। यानी 29 दिसंबर को ये काम हो रहा है तो आपके पास 29 दिसंबर से 5 दिन का टाइम नहीं है, उस केस में आपको दिसंबर 31 ऑफ द सेम ईयर तक इन्फॉर्म कर देना है। तो हमने क्या पॉइंट पढ़ा, वापस ध्यान से एक बार पढ़ना। एवरी एनबीएफसी शैल सबमिट सर्टिफिकेट फ्रॉम स्टैट्यूटरी ऑडिटर। स्टैट्यूटरी ऑडिटर ये सर्टिफिकेट देगा दैट यू आर एलिजिबल टू कंटिन्यू टू होल्ड द, ये हम किसको बताएंगे? रीजनल ऑफिस ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन within 5 working days from the date of signing of auditor's report, but it should not be later than 31st March of the same year. अब ये जो हमने तीनों क्राइटेरियाज पढ़ लिए कि भाई प्रिंसिपल बिजनेस क्राइटेरिया मीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, सीओआर ऑब्टेन कर लिया कि नहीं कर लिया। सीओआर ऑब्टेन कर लिया तो क्या आप एंटाइटल टू कंटिन्यू टू होल्ड सीओआर, एलिजिबल तो हो कंटिन्यू टू होल्ड करने के लिए सीओआर। उसके बाद वो भी कर लिया तो एनओएफ रिक्वायरमेंट्स देख ली हमने आपकी। उसके बाद हमने ये भी देख लिया कि आपने विद इन 5 वर्किंग डेज या नॉट लेटर देन 31 मार्च को सर्टिफिकेट स्टैट्यूटरी ऑडिटर से लेके दे दिया आपने, एलिजिबल टू होल्ड सीओआर टू रीजनल ऑफिस ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन। अब ध्यान रखना, इफ द कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू होल्ड सीओआर सब्जेक्ट टू कंडीशंस। कुछ ऐसी कंपनीज होती है जिनको सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन होल्ड करने की जरूरत ही नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? In that case, we will include the statement in our report that the company is complying with the RBI conditions. ये हम statement डाल देंगे। But if the auditor is unable to express any opinion on any of these matters, या फिर आपका जो ओपिनियन है वो अनफेवरेबल है, क्वालिफाइड है, आपको लगता है इनमें से किसी चीज की पालना ही नहीं हुई, क्वालिफाइड ओपिनियन देना चाहते हो, आप अनफेवरेबल ओपिनियन देना चाहते हो, उस केस में हम क्या करेंगे? हिज रिपोर्ट शैल इंडिकेट सच फैक्ट विद रीजंस। भी आपको लगता है कारण है, अनफेवरेबल क्यों है, तो वो रीजन के साथ आप बता दो अपने रिपोर्ट के अंदर। यानी कुछ भी एक्सेप्शन होता है तो हमको रिपोर्ट करना पड़ता है आरबीआई को। अब हमें ऑब्लिगेशन है एज एन ऑडिटर टू सबमिट आर एक्सेप्शन रिपोर्ट टू आरबीआई। एक्सेप्शन मतलब कुछ चीज जो गलत चल रही होगी, यानी ऐसी कोई चीज जहां पर हमने कोई कॉन्ट्रावेंशन देखा है, कोई कंप्लायंस हो रही चीज, उसके लिए आरबीआई को इन्फॉर्म नहीं करना कि सब बराबर हो रहा है, सर सब ठीक है। नहीं नहीं नहीं, कुछ गलत हो रहा है तो कोई एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन हमें रिपोर्ट करने पड़ेंगे आरबीआई को। क्या क्या एक्सेप्शन है वो ध्यान से सुन लेते हैं। इफ देयर इज अ स्टेटमेंट फॉर अबव आइटम, ये जो भी आइटम्स थे उसके लिए आपका जो स्टेटमेंट था वो अनफेवरेबल था, क्वालिफाइड था, आपको लगता था कि कंपनी ने इसका पालना नहीं करी, तो आप उसके लिए अपना वो बताना चाहते थे रीजंस के साथ कि भाई अनफेवरेबल है मेरा ओपिनियन, क्वालिफाइड ऐसा नहीं हुआ, कुछ आप गाल में काला लगा है इन तीनों पॉइंट्स को लेकर, तो कुछ स्टेटमेंट में आपका अनफेवरेबल या क्वालिफाइड ओपिनियन था, उस केस में यू हैव एन ऑब्लिगेशन एज एन ऑडिटर टू सबमिट योर एक्सेप्शन रिपोर्ट टू आरबीआई। या फिर अब ध्यान रखना, कंपनी हैज नॉट कंप्लाइड विद आइदर, इनमें से ऐसी 3 चीजों में से किसी भी एक चीज के साथ कंपनी ने कंप्लायंस नहीं किया तो भी आप एक्सेप्शन रिपोर्ट करोगे आरबीआई को। सबसे पहले हमने एक्सेप्शन तब रिपोर्ट किया जब ऊपर में से कोई भी कंडीशन को लेकर हमारा स्टेटमेंट था अनफेवरेबल या क्वालिफाइड। उसके बाद इनमें से कोई भी ऐसी चीज, एक भी लॉ को लेकर के, एक भी नॉर्म को लेकर कंपनी ने कंप्लायंस नहीं करी तो भी हम एक्सेप्शन रिपोर्ट कर देंगे आरबीआई को। तो अब क्या 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 आपके पास कंप्लायंस है, सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या कंप्लायंस है। एनबीएफसी एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शंस 2016, सेकंड चैप्टर 3B ऑफ आरबीआई एक्ट एंड मास्टर डायरेक्शंस ऑफ आरबीआई डायरेक्शंस 2023। ये आपको तीनों याद करने पड़ेंगे। आरबीआई एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शंस 2016, या फिर चैप्टर 3B ऑफ आरबीआई एक्ट, या फिर मास्टर डायरेक्शन आरबीआई डायरेक्शंस 2023। एक 2023 की बात कर रहा है, 2016 की बात कर रहा है। ये मास्टर है जो डायरेक्शन दे रहा है। ये है क्या? एनबीएफसी एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शंस 2016, जो हमने सारे पॉइंट्स पढ़े थे, क्वांटम ऑफ सीलिंग जैसा शब्द आया था जहां पर। एंड फाइनली चैप्टर 3 ऑफ आरबीआई एक्ट, चैप्टर 3B ऑफ आरबीआई एक्ट। ये तीनों एक्ट्स का कंप्लायंस करो, ये मेक श्योर करोगे इनमें से एक भी कुछ कंप्लाई नहीं हो रहा होगा तो हम रिपोर्ट कर देंगे आरबीआई को एक्सेप्शन रिपोर्ट के अंदर। और या फिर आपका इनमें से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट है जिसका आपका ओपिनियन जो है, आपके ओपिनियन में वो अनफेवरेबल या क्वालिफाइड है, तो भी हम रिपोर्ट कर देंगे। अब इसमें ध्यान रखना, वी विल रिपोर्ट टू द रीजनल ऑफिस ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन ऑफ आरबीआई। यहां पर भी हमने रीजनल ऑफिस ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन ऑफ आरबीआई को बताया था, यहां पर भी हम रीजनल ऑफिस ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन ऑफ आरबीआई को बता देंगे। अब बस यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना कि एज एन ऑडिटर आपकी जो ड्यूटी है वो सिर्फ इतनी सी है दैट यू हैव टू रिपोर्ट ओनली कॉन्ट्रावेंशंस। आप एक्सेप्शन रिपोर्ट दे रहे हो, सिर्फ कॉन्ट्रावेंशंस बताओ, कोई गलतियां बताओ, अनफेवरेबल ओपिनियन बताओ, कुछ गलती बताओ, कोई नॉन कंप्लायंस बताओ। आप है ना कुछ चीज कंप्लाई हो रही है वो मत बताओ कि भाई एनबीएफसी ने सब कुछ कंप्लाई करा, इसके लिए मैं आरबीआई को रिपोर्ट लिख रहा हूँ। ये आरबीआई का क्या टाइम वेस्ट करो, अपना भी क्या टाइम वेस्ट करो, आरबीआई का भी क्या टाइम वेस्ट करो। एक्सेप्शन रिपोर्ट में सिर्फ कॉन्ट्रावेंशंस के बारे में बताना, ऐसी चीज जिनका पालना नहीं हुई। Finally, we have reached the last and the final topic, difference between Division 2 and Division 3 of Schedule 3.
अब डिवीजन 2 जो है, डिवीजन सेकंड जो है वो अदर देन एनबीएफसीज पे लगता है, और डिवीजन 3 जो है ये स्पेसिफिकली आपके एनबीएफसीज पे लगता है। शेड्यूल 3 क्या होता है? शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट, जिसमें पूरा बैलेंस शीट पीएनएल का प्रेजेंटेशन दे रखा होता है। तो उसी में डिवीजन 2 की बात हुई और डिवीजन 3 की बात हुई है। डिवीजन 3 एनबीएफसीज पे लगता है, डिवीजन 2 अदर देन एनबीएफसीज पे लगता है। तो एनबीएफसीज को क्या क्या चीजें अलाउड हैं अंडर डिवीजन 3? NBFCs are allowed to present their balance sheet in order of liquidity, which is not allowed to other companies. NBFCs in the order of liquidity अपनी बैलेंस शीट को प्रेजेंट कर सकती है, पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया। इसके बाद एक पॉइंट है कि एज एन एनबीएफसी वी आर रिक्वायर्ड टू सेपरेटली डिस्क्लोज, ये सब बातें हैं डिवीजन 3 के अंदर। वी हैव टू सेपरेटली डिस्क्लोज व्हाट? एनी आइटम्स ऑफ अदर इनकम और अदर एक्सपेंसेस। अदर इनकम की कोई भी आइटम हो, अदर एक्सपेंस का कोई भी आइटम हो विच एक्सीड्स 1% ऑफ द टोटल इनकम, तो आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। डिवीजन 2 के अंदर क्या बोला था आपने? एफआर में पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत भी याद आ रहा होगा। तो एफआर में आपको लिखा हुआ था डिवीजन 2 के अंदर कोई भी अदर देन एनबीएफसीज एंटिटी है तो उनको क्या डिस्क्लोज करना पड़ता है? उनको सिर्फ सेपरेटली तब डिस्क्लोज करना पड़ता है अगर उनकी 1% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और 10 lakhs विच एवर हायर, 1% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और 10 लाख विच एवर हायर, अगर ऐसा कोई अमाउंट था तो वो डिस्क्लोज करते थे डिवीजन सेकंड के अंदर। इसके अंदर एनबीएफसी के अंदर अदर इनकम या अदर एक्सपेंस आपकी एक्सीड करती है 1% ऑफ द टोटल इनकम। 10 लाख की कोई कंडीशन नहीं है और ये 1% ऑफ टोटल इनकम है, यहाँ पे 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था, ठीक है। तो उस केस में अगर आपके आइटम जो है अदर इनकम के हैं, अदर एक्सपेंस के हैं एंड दे एक्सीड 1% ऑफ द टोटल इनकम, तो हम सेपरेटली डिस्क्लोज कर देंगे इन डिवीजन 3 एनबीएफसीज के लिए। Now we will separately disclose under receivables. Receivables में हम क्या दिखेंगे? If there is any due from LLP. ऐसी LLP जिसमें आपका जो NBFC का डायरेक्टर था वो पार्टनर था या मेंबर था, तो हम अलग से सेपरेटली डिस्क्लोज करेंगे अंडर रिसीवेबल्स इस पॉइंट को। नेक्स्ट वी विल सेपरेटली डिस्क्लोज आइटम्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड OCI अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को हम सेपरेटली डिस्क्लोज करेंगे। कहां पर? ऑन द फेस ऑफ पीएनएल इंस्टेड ऑफ शोइंग देम एज अ पार्ट ऑफ नोट्स। तो फेस ऑफ पीएनएल पे हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और OCI को दिखा देंगे, सेपरेटली डिस्क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट, रिसीवेबल हैविंग सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क, इसको भी हम सेपरेटली डिस्क्लोज करेंगे। कोई ऐसा रिसीवेबल जिसमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो गया क्रेडिट रिस्क का या क्रेडिट इंपेयर हो गया, तो उसके अंदर हम सेपरेटली डिस्क्लोज कर देंगे इसको। एंड फाइनली वी विल सेपरेटली डिस्क्लोज द कंडीशंस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, इसको नोट्स में हम सेपरेटली डिस्क्लोज कर देंगे। तो हमने सारे ही पॉइंट्स पढ़ लिए जो कि डिफरेंस के पॉइंट्स थे। डिवीजन 2 और डिवीजन 3 को कंपेयर करते हैं अगर हम शेड्यूल 3 के। डिवीजन 3 एनबीएफसी की बात करता है, डिवीजन 2 अदर देन एनबीएफसीज की बात करता है। तो यहाँ हमने क्या क्या पॉइंट्स पढ़े? एनबीएफसीज आर अलाउड टू प्रेजेंट देयर बैलेंस शीट इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, जो अदर कंपनीज को अलाउड नहीं है। ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में अपनी बैलेंस शीट प्रेजेंट करो। उसके अलावा सेपरेटली डिस्क्लोज करो क्या? अगर आपकी अदर इनकम या अदर एक्सपेंस जो है वो एक्सीड करते हैं 1% ऑफ द टोटल इनकम। और कंपनीज के लिए क्या लिमिट थी? और कंपनीज के लिए लिमिट थी 1% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और 10 lakhs विच एवर हायर, अगर उससे कुछ ज्यादा है तो आप सेपरेटली डिस्क्लोज करो। यहां पर हमारे सिर्फ एक कंडीशन है, इफ दे एक्सीड 1% ऑफ द टोटल इनकम। नेक्स्ट यू हैव टू सेपरेटली डिस्क्लोज अंडर रिसीवेबल्स इफ देयर आर ड्यू फ्रॉम एनी एलएलपी। इस एलएलपी के आपके कंपनी में आपके जो कंपनी के डायरेक्टर थे वो पार्टनर थे या मेंबर थे, तो ड्यू फ्रॉम एलएलपी को आप रिसीवेबल्स में दिखा दो सेपरेटली। वही आप सेपरेटली डिस्क्लोज कर दो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड OCI ऑन द फेस ऑफ पीएनएल। पहले आप उसे नोट्स में दिखाते थे, अब उसको फेस ऑफ पीएनएल पे दिखाओ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को। सेपरेटली डिस्क्लोज करो दो और चीजें, रिसीवेबल्स हैविंग सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क, ऐसे कोई रिसीवेबल जिनका रिस्क बहुत बढ़ गया है, क्रेडिट रिस्क बढ़ गया है, तो उनको भी सेपरेटली डिस्क्लोज कर दो। एंड फाइनली ऐसी कोई कंडीशंस जो हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैट्यूटरी रिजर्व्स इन द नोट्स, उसको भी हम सेपरेटली डिस्क्लोज कर देंगे। और एक रामबाण जो पूरा सारे ही एनबीएफसीज पे एप्लीकेबल है वो है कि ऑल एनबीएफसीज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद इंड AS। कोई एनबीएफसीज को एक्सेप्शन नहीं है, ऑल एनबीएफसीज हैव टू कंप्लाई विद इंड AS। एंड विद दिस वी हैव ऑफिशियली कंप्लीटेड एनबीएफसी का पूरा रिवीजन। अब जो यहाँ तक बचे उनको कुछ तो बोनस मिलना चाहिए, तो आपको एक और बोनस टॉपिक करवाता हूँ मैं, ताकि आप बिल्कुल भी कंप्लेन ना करो सर आपने ये टॉपिक भी छोड़ दिया था। ये बहुत इररिलेवेंट, बहुत अनइंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट आईसीए का कोई भरोसा नहीं, सबसे अनएक्सपेक्टेड एरिया से कुछ पूछना होगा तो यहाँ से पूछ सकता है। याद है हमने पढ़ा था P2P लैंडिंग, एनबीएफसी P2P लैंडिंग, पीयर टू पीयर लैंडिंग, बेस 1 लेयर में आती थी एनबीएफसी। पीयर टू पीयर लैंडिंग में क्या होता था? बेसिकली एक मार्केट प्लेस में आते हो आप एक मार्केट प्लेस बनाते हो एज एन एनबीएफसी, जहाँ पे आप लेंडर और बोरोर को साथ लाते हो, ठीक है। आपकी खुद की कोई लैंडिंग नहीं होती। तो अगर आपको ऐसी किसी P2P एनबीएफसी की ऑडिट करनी रही तो आपके मॉड्यूल के अंदर आपके टेस्ट और नॉलेज में एक क्वेश्चन दे रखा है, तो क्विकली हम ये पढ़ लेते हैं। तो हम लोग क्या ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे? सबसे पहला वही हम अंडरस्टैंड करेंगे बिजनेस को। हमने ये नॉर्मली एनबीएफसीज के लिए यही प्रोसीजर पढ़ा था कि हमको पहले अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी उसकी बिजनेस की, हमें बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी, उसकी मार्केट प्लेस की अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी, कैसे वो लेंडर और बोरोर को साथ लेकर आता है। नेक्स्ट वी विल वेरीफाई द बोर्ड पॉलिसी। बोर्ड पॉलिसी फॉर व्हाट? एलिजिबिलिटी ऑफ द क्राइटेरिया, कि एलिजिबिलिटी ऑफ द क्राइटेरिया दैट इट फुलफिल्स द क्राइटेरिया ऑफ बीइंग अ P2P लेंडिंग। सेकंड, प्राइसिंग ऑफ द सर्विसेज। प्राइसिंग कैसे डिसाइड करते हैं ऐसी सर्विसेज की जहाँ पे लेंडर आ रहा है, बोरोर आ रहा है, तो काम तो इन दोनों का है, आप बीच में कैसे कमीशन खाओगे, कैसे प्राइसिंग डिसाइड करोगे, कितना चार्ज करोगे, तो उसकी प्राइसिंग कैसे डिसाइड करी।
फाइनली कोई भी ग्रीवेंस होती है, कोई कंप्लेंट्स होती हैं, कोई रिड्रेसल्स होते हैं, उनके जो ग्रीवेंसेज होती हैं, उसको लेकर जो भी आपकी बोर्ड की पॉलिसीज़ है, बिकॉज़ कहीं न कहीं सोचो ना, आप तो मार्केट प्लेस बनाए हो, यहाँ से लेंडर और बोरोवर आ रहा है, कुछ भी इनके बीच में दिक्कत होती है, तो आप मार्केट प्लेस की तरह फँस जाओगे ना, आप एक मीडिएटर हो दोनों के बीच में। हमको एक और चीज़ चेक कर लेनी है भाई, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपका आ गया ना फ्रॉम आरबीआई। ऑब्वियस बात, कोई भी एनबीएफसी की हम चेक करती हैं कि आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है फ्रॉम आरबीआई। एंड फाइनली कोई भी आरबीआई की गाइडलाइंस हैं, कोई भी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है, तो वो हम मेक श्योर करेंगे एज एन ऑडिट प्रोसीजर। तो हमने क्या देखा, अंडरस्टैंडिंग देगी बिजनेस की, वेरीफाई कर ली बोर्ड पॉलिसी किसके लेकर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, प्राइसिंग ऑफ सर्विसेज को लेकर, ग्रीवेंस को लेकर, कोई कंप्लेंट्स हैं, कोई रिड्रेसल्स हैं। हमने ये देख लिया कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आप होल्ड करते हो फ्रॉम आरबीआई, एंड फाइनली आरबीआई की जो भी गाइडलाइंस हैं, जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है, वो कंप्लाई करते हो कि नहीं कंप्लाई। एंड विद दिस वी हैव ऑफिशियली कंप्लीटेड आवर रिविजन फॉर एनबीएफसी। इट वाज क्वाइट टेक्निकल, आपको मजा नहीं भी आया होगा, तो ये टेक्निकल टॉपिक है, इट इज़ व्हाट इट इज़, बट आई हैव मेड श्योर कि कहीं ना कहीं पूरा ही टॉपिक आपको अच्छे से मिल जाए। इस टॉपिक की पीडीएफ, इस टॉपिक का जो हमने जिससे पढ़ा है, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम लोग मिलते हैं अगले रिविजन के साथ बहुत ही जल्द।